जी अस्सलाम वालेकुम भाई। कैफ 5 की मॉक डिस्कशन शुरू करते हैं। भाई ये जनरल सवाल जरा एंड पे पूछ लेना। अभी हम मीटिंग स्टार्ट कर चुके हैं और माइक्स अपने ऑफ कर दें। अच्छा भाई, पहला सवाल था, उसमें पहली एडजस्टमेंट थी। बीएल ने परचेज की हैं 500 गोट्स। तो परचेज की हैं 500 ज़रब 70,000, ये हो जाना था कैश आउटफ्लो। लेकिन हमने इनिशियल रिकॉग्निशन करनी थी 500 मल्टीप्लाइड बाय 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 97%, ताकि फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड हो। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मेरे भाई आना था इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर, गेन लॉस। तो ये आ गई जी परचेज प्राइस, ये आ गया कैश पेड। परचेज प्राइस नहीं, सॉरी, आप कह सकते हैं यानी परचेज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे बुक करनी है। तो इन दोनों का डिफरेंस लॉस आया, तो ये अकाउंटिंग वालों का लॉस आ गया पहला, क्लियर। इसके बाद जो है वो जी 95,000 ईयर एंड पे गोट्स की वैल्यू हो गई थी, मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 97%। ये क्लोजिंग इसकी फेयर वैल्यू थी। अब जो हमने खरीदे हुए हैं उनकी फेयर वैल्यू और क्लोजिंग की फेयर वैल्यू, इन दोनों का जो है वो हमने डिफरेंस लेना था। तो फिर हमारा गेन लॉस आ जाना था, जो कि ईयर एंड के ऊपर आया। तो 500 इंटू 95,000 इंटू 97%, ये हमारा गेन आ गया ईयर एंड के ऊपर। अब जरा मुझे बता दें, मैं इस गेन को और इस लॉस को, इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस आते हैं ना, असल में हमने कैश क्रेडिट किया होगा 35 से और बायोलॉजिकल एसेट डेबिट किया होगा 34 से, लॉस आ गया होगा 1 से। इस गेन लॉस को क्या कर दूं, बताएं जरा। रिकॉर्ड करूं या उल्टाऊं? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिप्लाइंग, आई थिंक। लॉस को ऐड कर दें, गेन को लेस कर दें। हाँ, बस उल्टाऊं, उल्टा दें कहना था। अल्टा दें नहीं, उल्टा दें। अच्छा, तो अब आपने ये काउंटिंग वाला लॉस उल्टा दिया और अकाउंटिंग वाला ये गेन भी उल्टा दिया। नेक्स्ट जी, डेफर टैक्स की वर्किंग में क्या होना था? कैरिंग अमाउंट तो ये आ जानी थी 46.1। अब सवाल है कि टैक्स बेस क्या आनी थी। तो टैक्स बेस के लिए मोहतरम सवाल जाके पढ़ना पड़ेगा। सवाल में भाई लिखा हुआ है, अंडर टैक्स लॉज एनिमल्स आर इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट एंड गेन ऑन एनिमल्स इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल। अब सेल तो हुए नहीं, तो इन पे गेन तब टैक्सेबल होगा जब कभी बिकेंगे, तो वो रिवैल्यूएशन टाइप चीज बनेगी। तो ये कॉस्ट पे रख रहे हैं, तो टैक्स वाले फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे नहीं रख रहे, कॉस्ट पे रख रहे हैं। एंड द कॉस्ट इज 70,000 इंटू 500। कितने लोगों ने ये सही कैरिंग अमाउंट निकाली थी और टैक्स बेस भी सही निकाली थी? तो टैक्स बेस यही आ जानी थी 70,500, यानी ये तो कॉस्ट है ना, यानी कैश पेड है। गुड मियाँ तीब। तो ये कैरिंग अमाउंट आ जानी थी, वेल डन। हैंड्स भी रेज हो रहे हैं, गुड। आगे जी, अगली एडजस्टमेंट थी मोहतरम। On account नवंबर 2020, BL sold a product for rupees 30 million. एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 8 मिलियन आज पे हो जाएंगे यका नवंबर को, और बैलेंस पे होगा 1 साल के बाद। डिस्काउंट रेट है जी 20%। अंडर टैक्स लॉज रेवेन्यू इज टैक्सेबल जब पैसे मिले। इसका मतलब है वो और हम सेम अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं रेवेन्यू पे तब टैक्स लगेगा जब कभी पैसे मिले। अच्छा जी, तो हमने वो IFRS 15 वाली कैलकुलेशन करनी थी। 8 रुपए आज आ गया, 22 रुपए को आपने 1 साल पीछे बुला लिया, तो ये पीवी आ गई, सेल पीवी पे बुक हो जानी थी। फौरन कैश आया, कैश माइनस होना था, और कैश माइनस होने के बाद ये फिगर आ जानी थी। इसके बाद मोहतरम हमने अपनी इंटरेस्ट इनकम को जो है वो निकालना था। 18.3 पे मैंने 20% लगाया, ये इंटरेस्ट इनकम आ गई। अब मजे की बात यह है कि अकाउंटिंग वालों ने क्या बुक किया होगा, सेल बुक की होगी, यस और नो करके बता दें। अच्छा जी, गुड, अकाउंटिंग वालों ने एक सेल बुक की होगी इस साल। दूसरा, क्या अकाउंटिंग वालों ने 3.7 की इंटरेस्ट इनकम बुक की होगी? यार जल्दी बताएं आप लोग प्लीज, इतने सुस्त हैं तो मेरे से नहीं काम चल रहा फिर। अब पूरा दिन लग जाने, पूरे 2 घंटे लग जाने डिस्कशन पे। तो अकाउंट यार, मियाँ तीब, वेल डन, अलीमुर रहमान। 3.7 इंटू 2/12 इंटरेस्ट इनकम इन्होंने बुक की होगी। अब क्या करना है, सेल उल्टानी है और इंटरेस्ट उल्टाना है जो अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया है। तो हमने सेल उल्टा दी 26.3 से,
और 2 महीनों की इंटरेस्ट इनकम उल्टा दी जो अकाउंटिंग वालों के P&L में गई होगी। किसने कैश ऐड किया था जो डेटर से आया था? किसने कैश ऐड किया था जो डेटर से आया था? अच्छा जी, आगे चलें, क्योंकि वो कह रहे हैं जितना कैश आएगा उसको इनकम में डालना है। वेल डन हसन। किसने नहीं किया था जरा वो भी बता दे। आगे चलें। ऑन यकम अक्टूबर नेट में उल्टा दिया था। नेट पता नहीं अब कैसे किया होगा, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ऑन यकम अक्टूबर, वेल डन, ऑन यकम अक्टूबर 2020 बीएल। अच्छा, इसकी फिर वो टैक्स बेस कैसे निकलनी थी? टैक्स बेस क्या होनी थी इसकी, जल्दी बताएं, टैक्स बेस क्या होनी थी? टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। कैरिंग अमाउंट पता क्या होनी थी? कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट किसने सही निकाली थी? कैरिंग अमाउंट में ये डेटर का बैलेंस था 18.3, लेकिन 2 महीने का इंटरेस्ट भी इसमें डालना था, तो ये डेटर की कैरिंग अमाउंट आ जानी थी और टैक्स बेस जो है वो 0 आनी थी। नेक्स्ट, इसके बाद जी अगली चीज है मोहतरम, ऑन यकम अक्टूबर, साल खत्म होने से 3 महीने पहले हमने 12 मिलियन डिबेंचर बाय किए हैं ₹132 ईच, हुज पार वैल्यू इज 100। अच्छा, इनकी पार वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू यानी। द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 11% एंड द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाज वर्क 9.5%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मैं काट देता हूँ, इसलिए कि सवाल के अंदर जो है वो FVTPL मॉडल यूज हो रहा है। एज ऑन 31 दिसंबर 2020 द डिबेंचर्स वर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एट 140। डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट FVTPL अंडर टैक्स लॉस। भाड़ में जाए, पहले हम अपनी अकाउंटिंग कर लेते हैं। अगर मैं अकाउंटिंग की साइड पे आऊं तो अकाउंटिंग इसकी जब हम करेंगे तो हम डिवेंचर्स को रिकॉर्ड करेंगे जी पहले। कितने के खरीदे हैं यार? 132 के। 132 के खरीदे हैं और ईयर एंड पे 140 के हो गए हैं, तो 132 की खरीद रिकॉर्ड की, ईयर एंड पे 140 हो गए। ये अकाउंटिंग वालों का P&L में गेन चला गया। किसी को याद है जब इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट FVTPL पे रिकॉर्ड हो रही हो तो ऐसी सूरत में जो गेन लॉस आता है वो P&L में जाता है क्योंकि FVTPL मॉडल है। और मुझे बता दें कि इंटरेस्ट इनकम के अंदर क्या जाता है? वेल डन मियां तीब, खुश कर दिया आपने लफ्ज बोल के। इंटरेस्ट इनकम तोहफे के तौर पे मिलती है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम किसने सही निकाली थी? इंटरेस्ट इनकम फेस वैल्यू पे निकलेगी। फेस वैल्यू कैसे निकलेगी? 12 मिलियन इंटू 100। वेल डन मियां तीब। और भी कोई बोले? 12 मिलियन इंटू 100 इन, ये आ गया 1200 मिलियन इंटू 11% इंटू 3/12। ये जी मोहतरम जो है वो आपका इंटरेस्ट आ जाना था। 3/12 भी करना जरूरी था ताकि आपकी इंटरेस्ट इनकम आ जाती। ओके, नेक्स्ट जी। अच्छा, अब ये तो अकाउंटिंग वाला को आपने उल्टा दिया ना, अब टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले कह रहे हैं अंडर टैक्स लॉज इंटरेस्ट बेस्ड ऑन कूपन रेट। टैक्स वाले भी कह रहे हैं कूपन रेट पे निकालो, इज टैक्सेबल एट 12% व्हेन अर्न्ड। ये क्या बात हुई? ये टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? व्हेन अर्न लिखा हुआ है, एक्रूअल अकाउंटिंग। तो फिर मैंने उल्टाया क्यों है? मैंने तो कहा था करंट टैक्स में कुछ भी नहीं करना जब टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, तो मैंने करंट टैक्स में से उल्टाया क्यों है फिर? एक्सलेंट, एक्सलेंट अलीम और हसन, बहुत जल्दी आप लोगों ने जवाब दिया है। फसीद थोड़े से लेट हो गए हो, आप मियाती आप भी थोड़े से लेट हो गए हो। वेल डन। रेट चेंज है इस वजह से उल्टाया है। अब आप अगर एक देखें सोल्यूशन के अंदर खूबसूरती, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि 33 हमने लेस किया है और लेस करके फौरन ऐड कर दिया नीचे और इस पे अलग रेट लगा दिया 12%। आगे चलें जी, छिक्के रखें। गुड, वेल डन। जी, रेट डिफरेंस, वेल डन। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 15%। कैपिटल गेन पे टैक्स लगना है 15%। यार कैपिटल गेन आ गया है या आएगा? आए आएगा। 132 वाली चीज 140 की बिक गई है या कभी बिकेगी? बिकेगी। वेल डन, अब जल्दी जल्दी जवाब आने लगे हैं, रियली अप्रिशिएट। बिकेगी। तो इसका मतलब है ये जो 15% टैक्स है इसको कैसे डील करना था, ये जरा देखें आप। अच्छा, टैक्स वाले कह रहे हैं कि जी कैपिटल गेन पे तब टैक्स लगेगा जब कभी हम इसको बेचेंगे, अभी तो हमने बेचा ही नहीं, तो इसका मतलब है टैक्स वालों की नजर पे तो ये कॉस्ट पे ही पड़ी होंगी। तो अब क्या करेंगे हम टैक्स बेस तो वही लेंगे जो हमारे टी अकाउंट का कैरी डाउन है, कैरिंग अमाउंट सॉरी। कैरिंग अमाउंट वो आ जाएगी जो हमारे टी अकाउंट का कैरी डाउन है। कैरिंग अमाउंट ये आ गई। टैक्स बेस
असल में टैक्स वाले ना कॉस्ट पे ही रखेंगे इसको, क्योंकि टैक्स वाले फेयर वैल्यू मॉडल को फॉलो नहीं करते आमतौर पे। सवाल भी कह दे तो और बात है, वरना टैक्स वाले कभी भी फेयर वैल्यू मॉडल को फॉलो नहीं करेंगे। टैक्स वाले कॉस्ट के ऊपर रख रहे हैं और वाजे सवाल कह रहे हैं कि हम इस पे मांगेंगे टैक्स तब जब कभी ये बिकेगा, तो ये कॉस्ट पे ही रहेगा। अब अगेन ये वही वाला डिफरेंस आ गया जो कि ये 96 का था, इसमें और इसमें जो डिफरेंस 96 का है वो ये आ गया। इस 96 पे अगर मैं अगले साल की सुबह बेच दूं तो इस 96 पे कितने परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? अगर मैं अगले साल की सुबह इसको बेच दूं डेफर करके, मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? सवाल मैंने आपके सामने खोला हुआ है, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। आप हजरात सो चुके हैं, मैं इस वक्त जाग रहा हूं। रात के 10:40 हो चुके। 15%। मियाँ तीब ने बात खत्म कर दी, मैं आगे चलता हूं। तो 15% आपने डेफर करके इस पर टैक्स देना है। नेक्स्ट। तो पुत्र 14.4 कहां से आ गया है? अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके डन यार, समझ आ गया लीम। यार ये तो बहुत इसमें टाइम लग जाएगा, आगे चलते हैं। अनयूज्ड सेस टैक्स लॉसेस और 1200 टिल 31 दिसंबर 2019। पिछले साल के एंड तक लॉसेस थे 1200 के, लेकिन पिछले साल हमारा ख्याल था कि अगले सालों में प्रॉफिट जिंदगी में नहीं आएंगे, पता नहीं अगले सालों में क्या बने, इसलिए हमें उम्मीद नहीं थी। इसलिए हमने क्या किया, तो अनयूज्ड टैक्स लॉसेस तो ज्यादा एक्सप्लेन की होएगा, कीजिएगा की होएगा। तो अच्छा जी, पिछले साल के एंड पे लॉसेस थे 1200। अच्छा एक बार याद रखिएगा, अगर कभी पिछले साल लॉस आ जाए ना, तो हम सारे लॉस का डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाते, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि फ्यूचर में हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट आए, हो सकता है ना आए। तो पिछले साल के एंड पे खड़े होके ना हमने सोचा था कि यार फ्यूचर में कहाँ प्रॉफिट आने हैं, हमारी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी कि हमें प्रॉफिट्स आए। हमारा ख्याल था फ्यूचर में मैक्सिमम भी प्रॉफिट्स आ गए ना, तो वो इतने आएंगे कि हमारा 40 का लॉस ही खत्म कर दें। हाउएवर डेफर्ड टैक्स वाज रिकॉर्डेड ओनली ऑन लॉसेस ऑफ 40 मिलियन ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। यानी 31/12/19 की रात को खड़े होके हम सोच रहे थे कि फ्यूचर सारे सालों में हमें प्रॉफिट 40 का आएगा। हमें लगा था हमारा बिजनेस बहुत ही फारिग हो गया है और हमें अब सारे सालों में नुकसान ही देके जाएगा शायद, या मैक्सिमम भी हमने कमा लिया तो 40 कमाएंगे। इसलिए पिछले साल के एंड पे खड़े होके हमने डेफर टैक्स बनाया होगा पिछले साल का रेट देख के। पिछले साल और हमारे साल दोनों का रेट 35% है, तो पिछले साल 1200 को हमने काटा होगा और 1200 की बजाय 40। वैसे टैक्स वाले अगले साल अगर ज्यादा प्रॉफिट आ जाए तो पूरा 1200 आपको माइनस करने देंगे, लेकिन हमें उम्मीद ही नहीं थी फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट आने की, इसलिए हमने 40 पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया होगा। एसेट रिकॉर्ड करते हैं हम जरा एहतियात बरतते हैं ना, इसलिए पिछले साल की DTL/A की वर्किंग आपने करनी थी और इसमें 40 के अनयूज लॉस पे 35% आपने डेफर्ड टैक्स बनाना था 14, जो कि इसका ब्रॉड डाउन भी आ जाना था। DTA था भाई, बिल्कुल DTA था। तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया। तो डेफर नहीं नहीं, ये DTA नहीं था भाई, ये फिगर DTA नहीं थी। सवाल पढ़ो, वो जो आई कैप ने शायद दिया हुआ था एक सवाल में, वो DTA था। However, deferred tax was recorded on losses of 40। समझ आ गई? सवाल पढ़ो, ऑन लॉसेस ऑफ 40। ये खुद DTA नहीं था चचू। अच्छा, तो ये तो पिछले साल की स्टोरी होगी जी, ये पिछले साल की स्टोरी होगी। पिछले साल हमने ये कर लिया था, तो यहां से हमारा ब्रॉड डाउन निकल आया। अगला जी, अब अगला काम क्या करना है? और पुत्र बोल है ना, आगे चला फिर मैं। अगला काम जी, एक मजे की एडजस्टमेंट डाली थी जो हमने एक आखिरी दिनों के अंदर डिस्कस की थी IS 12 में। एप्लीकेबल टैक्स रेट 35% है 2020 में भी और प्रायर ईयर्स में भी। अच्छा यहाँ पे खड़े हो कि एक चीज जरा सोचें आप कि इस साल अब हुआ क्या। इस साल हुआ क्या? इस साल जब मैंने करंट टैक्स की वर्किंग मुकम्मल की ना, तो इस साल ओए होए 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 अतीबा, आपने बोले नहीं यार, मजा नहीं आया मुझे, वैसे आपने बात करके फिर गायब हो गए हो। अच्छा, इस साल बड़ा मजा आया। इस साल टैक्स वालों की नजर में हमने 111 कमा लिया। पिछले साल के एंड पे खड़े होके क्या सोच रहे थे? फ्यूचर में सिर्फ 40 कमाएंगे। ये हमारी सोच थी, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, सवाल में लिखा हो ना, वाजे आपको नहीं पता था, सवाल में लिखा हुआ है ना, फिर डेफर टैक्स वाज रिकॉर्डेड ऑन लॉसेस ऑफ 40, तो लॉस था ये, डेफर टैक्स एसेट खुद नहीं था। अच्छा, तो अच्छा पिछले साल खड़े होके हमें क्या पता था? पिछले साल खड़े होके हमें पता था कि फ्यूचर के अंदर जो है वो लॉसेस आएंगे सिर्फ, सॉरी प्रॉफिट्स आएंगे सिर्फ 40 के।
पिछले साल के एंड पे खड़े होकर हमें पता था फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे सिर्फ 40 के टैक्स वालों की नजर में, लेकिन माशाल्लाह लूट मच गई। टैक्स वालों की नजर में प्रॉफिट्स आ गए टेट्रा वन के। जब टैक्स वालों की नजर में प्रॉफिट्स आए टेट्रा वन के, तो टेट्रा वन के प्रॉफिट्स आने पे हम बड़े खुश हुए और हमने कहा कोशिश करो सारा 1200 का लॉस माइनस करो। जब हमने कोशिश की सारा 1200 का लॉस माइनस करने की, तो हमारे पास तो इतने प्रॉफिट ही नहीं कि हम सारा का सारा लॉस माइनस कर लें। अब हमने मजबूरी में क्या किया, हमने मजबूरी के अंदर जो है वो जितना प्रॉफिट था उसमें से पुराना सारा 1200 का लॉस माइनस करने की कोशिश की, वो नहीं हो सका। तो हमने कहा चलो भाई लगे हाथों जितना माइनस होता है उतना तो कर लो। हमने 1200 पूरा माइनस करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 111 माइनस हो सका। अब ये 111 हमने माइनस कर लिया, इसकी अगली डिस्कशन में आपसे बाद में करता हूं। अब हमारा करंट टैक्स देखें जी, इस ईयर भी लॉस बन ही सकता था 1200 माइनस करके, और इस ईयर नेगेटिव फिगर निकालने की भी जरूरत नहीं है। इस ईयर नेगेटिव फिगर निकालनी है नहीं निकालनी है इस पर मैं अलग बात करता हूँ। अच्छा, अगर पूरा 1200 माइनस करते तो नेगेटिव फिगर आ जाती है, उसकी डिस्कशन अभी मैं नहीं कर रहा, वो मैं बाद में करता हूँ। अच्छा भाई, अब हमारी कोशिश थी 1200 माइनस करेंगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट इतना नहीं आया। वैसे तो हमारी उम्मीदों से बहुत ज्यादा आ गया, हमारी उम्मीद थी 40 का प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया। अब हमने जज्बाती हो गए, हमने कहा यार मजे हो गए हैं, चलो सारी सवारियों को बिठाओ, चलो 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 बैठो बैठो भाई बैठो। हमने 1200 का लॉस माइनस करने की कोशिश की, लेकिन अगेन इतने प्रॉफिट्स हमारे थे नहीं 1200 का लॉस माइनस हो सका। जितना हो सका उतना हमने कर लिया माइनस। अच्छा, अब इसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा जीरो हो गया, करंट टैक्स हमारा जीरो हो गया, लेकिन ये वाला करंट टैक्स जरूर आएगा जो इस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर बनता है। ये हमने अलग से निकालना है क्योंकि ये 12% के एतबार से है। ये जी हमारा करंट टैक्स हो गया। अब डेफर्ड टैक्स की वर्किंग की तरफ मूव करें। डेफर्ड बायोलॉजिकल एसेट डेटर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर आ गया। ये जी हमारा कैरिड ऑन आ गया 22.5। ये जो 22.5 आया है, इस 22.5 को मैं कैरिड ऑन के तौर पर ले आया, तो मोहतरम ब्रॉड डाउन भी आ गया इस अकाउंट में और कैरिड ऑन भी आ गया। अगला मसला इस अकाउंट में आपको पता है डीटी बैलेंसिंग आता है। अब डीटी बैलेंसिंग निकालने से पहले एक एडजस्टमेंट और थी, वो क्या थी? वो थी जी एप्लीकेबल टैक्स रेट है 2020 के साल का 35% और पिछले सारे सालों का भी 35%। लेकिन ये रेट चेंज हो गया है, सीडी को एडजस्ट करना था, सीडी को एडजस्ट करना था, ये नहीं भाई मुझे समझ आई बात। अच्छा, कैरी डाउन को एडजस्ट करना था। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा सॉरी, सी का स्लैश डालो ना साथ, सी और डी के दरमियान। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%। अच्छा, हाउएवर दिस रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 8% फॉर 2021 एंड फ्यूचर ईयर्स। क्या अगले सालों का रेट हमें इस साल पता चल गया? बिल्कुल, इस साल खड़े होकर हमें अगले सालों का रेट पता चल गया। अगर इस साल खड़े होकर अगले सालों का रेट पता चल जाए, अगले साल का रेट 27% है, 35 - 8%। अगर इस साल खड़े होकर अगले सालों का रेट हमें पता चल जाए, तो मैंने कहा था आपने ये करना है कि आपने ब्रॉड डाउन को अब एडजस्ट नहीं करना, आपने पहली तो बात है कैरी डाउन 27% पे निकालने थे, क्योंकि फ्यूचर में डेफर करके किस पे टैक्स देना है? 27% पे। अगर हमारे साल खड़े होकर अगले सालों का रेट पता चल जाए, तो अगले सालों का रेट यूज करें, क्योंकि डेफर करके अगले सालों में रेट बदल रहा है, तो इसका मतलब है डेफर करके जो भी लाइबिलिटीज पे करेंगे वो 27% पे करेंगे, सिवाय एक के जो सवाल बता चुका है 15%। बाकी ये चीजें 27% के ऊपर डेफर करके इन पे टैक्स लगेगा। तो ये पास पेपर का एक क्वेश्चन था, पता नहीं सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट बुक में, उसमें ये कॉन्सेप्ट था और मैंने आपको हैंड रिटन पेज पे भी करवाया था। अच्छा जी, पहली पहली बात ये हो गई। अब ये जो कैरी डाउन्स निकले हैं ना, ये 27% के हिसाब से निकले हैं, एक्सेप्ट दिस वन, एक्सेप्ट दिस वन। अब हमने एक साइंस मारी, हमने पकड़ा 22.5 को कैरी डाउन को। अब हमने कैरी डाउन को फेंटी लगानी है, ब्रॉड डाउन को फेंटी नहीं लगानी। कैरी डाउन को फेंटी आपने मेरे से पूछा था क्लासों में भी कब लगानी है। कैरी डाउन को फेंटी जब लगानी है जब हमारे साल खड़े होके अगले सालों का रेट पता चल जाए, डेफर टैक्स का, जिसे अब जनरल टैक्स रेट कहते हैं। तो हमारे साल खड़े होके अगले सालों का एक जनरल टैक्स रेट पता चल जाए, तो फिर आप कैरी डाउन की फेंटी लगाते हैं। ये जनरल टैक्स रेट की बात कर रहा हूँ। जनरल टैक्स रेट जो होता है, एक तो होता है ना इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड, वो तो अलग डिस्कशन है, वो आसान है, वो आपको आती है। अब कैरी डाउन की फेंटी कैसे लगानी है? 22.5 में सारी चीजें 27 में नहीं पड़ी, 22.5 में से 14.4 का फड्डा अलग है, इसकी टेंशन ना लें, इसको हम इंशाल्लाह रिकॉन्सिलेशन में देख लेंगे। अच्छा, रेट चेंज की वजह से असल में रिकॉन्सिलेशन आउट होती है, तो हम रिकॉन्सिलेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से एक एडजस्टमेंट आने लगी है। वो क्या?
आपको मैंने बताया था ये जो रेट चेंज वाली एडजस्टमेंट है ना, ये सिर्फ इस वजह से आती है कि रिकंसाइलिंग आइटम्स हमारे आउट होते हैं। वरना अगर इस अकाउंट में आप डीटीए डायरेक्ट भी निकाल देंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल शायद है कि आप आपके नंबर काटे डीटीए डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन एक एक आपके लिए टफ टाइम होगा, फिर आपकी रिकॉन्सिलेशन मैच नहीं करेगी, ये फिगर आप अभी से निकाल के नहीं रखेंगे। वरना आम हालात में आपको आदत पड़ी हुई है इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस लेके डीटीई निकालने की। अच्छा, अब करना क्या है जी, कैरी डाउन को छेड़ना है। ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है, मैंने बताया था आपको 35% पे, और कैरी डाउन पड़े हुए हैं 27% पे। अब कैरी डाउन को आपने छेड़ना है और इसको 35 पे लेके जाना है। कैरी डाउन इस साइड पे पड़ा हुआ है, इसको अगर 35 पे लेके जाना है तो इधर ही 8 डाल दें ताकि ये 35 पे चला जाए, अब ये ओवरऑल 35 पे आ जाए। लेकिन एक इसमें मसला है, 22 या 5 में एक ऐसी चीज भी है जो 27% पे नहीं पड़ी हुई, डेट इज दिस 14.4। तो यार ये एक छोटी सी को गलती है, होगी होगी पेपर में किसी से, 22 या 5 पूरे को डिवाइड कर दिया होगा। ये इतनी छोटी सी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, परेशान ना हुआ करें। 22 या 5 में से 14.4 मैंने माइनस किया, बाकी जो फिगर थी उसको 27 पे डिवाइड करके 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे रिकॉन्सिलेशन में इंशाल्लाह ये फिगर मुझे हेल्प कर देगी। अब डीटी अकाउंट में 38.9 माइनस 2.4 जाएगा डीटी के फेस के ऊपर। ये जी करंट टैक्स आ गया 4, और ये वो आ गया 36.5। अब जी रिकॉन्सिलेशन की तरफ आए जी, प्रॉफिट पकड़ा हमने 1270, इस पे लगाया 35%, जब 35% इस पे लगाया तो जवाब आ गया 444.5। ये जी आ गया 444.5। अब हमने एक एक करके देखने हैं कि करंट टैक्स में और डेफर्ड टैक्स में कहां कहां एग्जेम्प्ट इनकम्स पड़ी हुई हैं, और डेफर्ड टैक्स में तो पड़ी नहीं होती। करंट टैक्स में और डेफर्ड टैक्स में कहां कहां एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड पड़ी हैं, और कहां डिफरेंट रेट पड़े हुए हैं। तो एक जी ये 33 है जिसमें हमने 12% लगाया है, और एक ये 96 है, ये 96 जिसपे हमने यहां पे लाके 15% रेट लगाया है। अब इन दोनों को पकड़ेंगे हम, और इन दोनों को पकड़ के 96 को और 33 को पकड़ के, इनका आपको पता है रेट का डिफरेंस लेने होते हैं, कि हमने लगा दिया 35, लगना था 15, तो 20 ज्यादा लगा दिया। इस तरह डिस्कस हम करते थे क्लास में। एक वो फिगर जो भी मैंने आपको 2.4 की वर्किंग से निकलवाई है, वो जो रेट चेंज वाली फिगर है। और एक अगली चीज जो कि लेटेस्ट अटेम्प्ट, जो कि आप देख लें हमारी किताब में लास्ट या सेकंड लास्ट सवाल के अंदर जो एडजस्टमेंट डिस्कस हुई है, हैंड रिटन पेज 3-4 पे भी डिस्कस हुई है। एक मसला और हुआ यार, वो ये होता था कि हमने ना पिछले साल एक्सपेक्ट करे थे कि 40 के लॉसेस माइनस करेंगे जिससे मुझे 14 का टैक्स सेव होगा। 40 के लॉसेस माइनस करेंगे जिससे 14 का टैक्स सेव होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे इतने प्रॉफिट आ गए, इतने प्रॉफिट आ गए कि मैंने 40 की बजाय एक 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 का लॉस माइनस कर लिया। अब मैंने लॉस माइनस कितना किया, टेट्रा वन। यानी फायदा लिया कितना, फायदा लिया कितना, टेट्रा वन फायदा हो गया ना। 111 मैंने इस साल कमाया है, पिछले साल का लॉस माइनस करने की वजह से कोई मुझे टैक्स नहीं देना पड़ा, कितना बड़ा फायदा हुआ है। मैंने फायदा लिया कितने पे, टेट्रा वन। सोचा क्या था फायदा कितने पे होगा, 40 पर। मुझे और कितना फायदा हुआ ये मैंने कैलकुलेट किया है। मैंने फायदा लिया कितना, सोचा क्या था कि कितना फायदा होगा, और मुझे फायदा एक्स्ट्रा कितना मिला। इसको मैंने माइनस इसलिए किया है कि ये टैक्स खर्चा है, खर्चा यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ नजर आ रहा है, तो खर्चा कम कर रहा हूं इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ यूज किया है। इस एडजस्टमेंट के लिए आप हैंड रिटन पेज पता नहीं 3 या 4 था बुक का या 5, वो आप हजरात देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्कशन हो सकती है कि बाकी का जो लॉस है 1200 माइनस टेट्रा वन, ये कितना बन रहा है यार। मुझे लग रहा है मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूं। 1200 माइनस टेट्रा वन 89। एक डिस्कशन इस पे हो सकती है कि 89 का लॉस ना आपको अगले सालों में माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको पता है लॉस एक साल माइनस ना हो, टैक्स वाले अगले साल माइनस करने देते हैं। तो 89 का लॉस ना अगले सालों में माइनस करने की इजाजत है, और इस 89 का अब हम नाम रखेंगे स्टिल अनयूज्ड लॉस। दिस लॉस इज स्टिल अनयूज्ड, अभी तक माइनस नहीं हो सका। अब अगर सवाल में कोई ऐसी लाइन वो लिखते हैं ना कि अगले सालों में आप प्रॉफिट्स आने की उम्मीद बन गई है, या आप भी एजम्पशन दे सकते हैं पेपर में कि अब मुझे उम्मीद है कि अगले सालों में प्रॉफिट आएंगे क्योंकि इस साल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है।
तो अगर तो सवाल में कोई ऐसी लाइन आ जाए कि अगले सालों में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद आ गई है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मुनासिब ये होगा कि आप फिर इस 89 को पकड़ें, और इस 89 को पकड़कर इस साल 31/12/20 पे खड़े होके स्टिल अनयूज्ड रखें, और 89 के लॉस के ऊपर आप जो है वो 27% लगा के इसको यहाँ शो कर दें। और इंशाल्लाह आगे आपने टेंशन नहीं लेनी, रिकॉन्सिलिएशन वगैरह सारी चीजें आपके साथ टैकल हो जाएंगी। तो ये एक ऑप्शन थी आपके पास। तो इसकी तरफ अभी मैं डिस्कशन नहीं करा क्योंकि सवाल में वाज़ह नहीं लिखा हो कि अगले सालों में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है या नहीं। यहाँ फुल स्टॉप डाल के लिखा होता ना कि नाउ ऑन 31 दिसंबर 20 वी आर एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट्स इन नेक्स्ट ईयर्स एज वेल, तो फिर शायद ये मैं कर देता। लेकिन अगर मेरे ख्याल से कोई पेपर में कर भी देगा इस सवाल में जो एडजस्टमेंट की अंग्रेजी लिखी हुई है, तो शायद आई कैप उसको इतना पनिश ना करे कि ये स्टिल अभी तक अनयूज्ड लॉसेज हैं। चलें जी आगे, अगला सवाल करें वरना तो पूरी जिंदगी इधर ही लग जानी है। अच्छा यार सारी चीजें छोड़ो, मुझे बताओ आधे नंबर आ जाएंगे सवाल में जिनका क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो जिनका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ उनको रिकॉन्सिलेशन बना के आनी चाहिए थी, इजीली आ जाएंगे। लीमो रहमान एक्सेलेंट, जी मियां आतिफ वेल डन। तो और कौन कह रहे जी आधे नंबर आ जाएंगे? अब आए और आके बताएं ना, ताकि बाकियों को भी पता चले आप लोगों के आधे नंबर आ सकते हैं। टेक्स्ट लॉसिक की वजह से गलत होगा, आ जाएंगे, हसन के भी आ जाएंगे। जी और आ जाएंगे, आधे आ जाएंगे, आधे आ जाएंगे माशाल्लाह, जुहेब शाहिद के भी आ जाएंगे। वेल डन भाई, जबरदस्त। तो यार बस यही अब चैलेंज होता है, टफ होता है। क्या सीखा है आप लोगों ने इससे? इंशाल्लाह हमने एंड तक किया है, जबरदस्त। स्टेप से आ जाएंगे, स्टेप से ही स्टेप मार्किंग होगी इंशाल्लाह। अच्छा, से अगली एडजस्टमेंट के नंबर मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग हो गया ऑब्वियसली, सारी कंसलेशन तो सारी गलत होगी, सारी गलत हो गई। क्यों गलत हुई है यार? ये तो नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को कम से कम ये तो ध्यान रखना चाहिए था कि रिकॉन्सिलेशन बनाते हुए जो है वो आपने क्या करना है। आपने रिकॉन्सिलेशन बनाते हुए कम से कम इसका तो ध्यान रखना था। 35 - 15। यार मेरे ख्याल से अगर किसी की फिगर ये गलत होगी ना, 96 और 33, तो बल्कि जिन्होंने पेपर मार्क करने हैं वो ये डिस्कशन मैंने उनको कहा है अटेंड करनी है। तो अगर ये फिगर गलत होगी ना आपकी 96 और 33, तो अगर आप इस पे 20% फिर लगा देंगे तो इधर 20% के मार्क्स होंगे और नेगेटिव साइन के, और 35 - 12 के मार्क्स होंगे, तो ये मार्क्स गेन कर सकते थे। अब वो हजरात हाथ खड़ा करें जो कह रहे हैं हमने कुछ सिली मिस्टेक्स की हैं, वरना चीजों को खींचतान के फेस पे लाते तो कुछ मार्क्स हमें भी और मिल जाते। उसे लर्न क्या किया है इस सवाल से? जी एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया। लर्न क्या किया है इस सवाल से? खींचतान के कैरिंग अमाउंट डाल दी, टैक्स बेस डाल दी, टीटीडी निकाल दिया, डीटीएल निकाल दिया। अच्छा वो हजरात हाथ बताएं जरा, के हाथ खड़ा करें कि जिन्होंने गलतियां की और उसके वजह से जरा डीमोटिवेट होके फिर सवाल में एक दो एडजस्टमेंट ने टफ टाइम दिया, अगली में फिर उसका इफेक्ट कैरी ऑन किया उन्होंने। नहीं वो देखना पड़ेगा ना, कोई फिगर गलत है हो जाए कॉन्सेप्चुअली ठीक हो तो वो उतने मार्क्स तो कटेंगे ना जितनी फिगर गलत है। सॉल्व करी जाओ, रुको ना हसन, ये सीखा। और क्या सीखा यार आप लोगों ने? गलत फिगर्स आई लेकिन रुका नहीं, वेल डन। और क्या सीखा जी आप लोगों ने? और क्या सीखा? चलें, और बाकी लोग शेयर नहीं करें, आगे चलते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2। तो रात मुझे लगता है 12 बजे आने हैं आप लोगों ने वैसे। रुकना नहीं, कोई एडजस्टमेंट, कोई टाइम मैनेजमेंट सीखा, वेल डन जी। टाइम मैनेजमेंट सीखी या टाइम जाया हुआ टेस्ट में? क्या क्या किया? आधे नंबर हर सवाल से लेने हैं, पेपर पास इंशाल्लाह, वेल डन। ये एक्सेलेंट अप्रोच है, ये जबरदस्त जवाब आया है। आज मॉक देख के पता चला कि जरा प्रिपरेशन नहीं है। नहीं ये एडजस्टमेंट्स मुझे बताएं सारी क्लास में करवाई नहीं है? टाइम मैनेज नहीं हुआ, टाइम मैनेज करना सीखा। ये मुझे जिन्होंने कहा है आज मॉक देके पता चला कि जरा प्रिपरेशन नहीं हुई, तो मुझे बताएं ये एडजस्टमेंट सारी क्लास में करवाई हुई है? जरा बाकी लोग बता दें करवाई हुई है, ये कोई नई चीज थी जी? हुई हुई है। अच्छा चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2। टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहा। अब सवालों को जरा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, जो आखिरी रिवीजन है उसमें, इससे इशू रिजॉल्व हो सकते हैं इंशाल्लाह। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्टी हेयर। यार पेपर में इजी मार्क्स छुपे हुए थे वैसे, एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं कि पेपर में इजी मार्क्स छुपे हुए थे? हर सवाल में कोई आधे या आगे पीछे, कुछ सवालों में ज्यादा नंबर भी। जी एक स्टूडेंट ने एग्री किया, और कोई एग्री करे? 3 पार्टिसिपेंट्स ने, चार चार लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं तकरीबन। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन इजी थे,
जी। तो किन लोगों को टफ टाइम दिया था पेपर ने, इन लोगों ने, किन लोगों को टफ टाइम दिया था पेपर ने, बिल्कुल टफ टाइम मिला है। ये 5-6 लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमें इजी लगा है मिक्स। अच्छा, इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 क्लेम। अच्छा, कितने लोग इस फियर से एकदम हो गए परेशान कि यार IS 12 के अंदर IS 41 आ गया है, फिर IFRS 15 आ गया है, IFRS 9 आ गया है। कितने लोग इस चीज को देख के जरा परेशान हो गए? नहीं, आपने टफ टाइम लिखे, मेरे पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। कितने लोग इसको देख के एकदम परेशान हो गए, नहीं परेशान हुए? यार चलो, बात किसी और तरफ जा रही है। इससे टफ टाइम मिला है, ये सर परेशान हो गए थे। लेकिन यार चीजें तो की नहीं थी सारी। जी, जिनका इशू चल रहा है वो मुझे बताएं अभी तक ये चीजें इनमें से कौन सी ऐसी है जो नहीं की हुई थी। अच्छा जी, चलो यार छोड़ो, ये बात तो कभी खत्म नहीं हो सकती, चलते हैं आगे। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विदाउट रिवीजन दिमाग क्लिक नहीं कर रहा था। हाँ, ये बात आपकी सही हो सकती है यार, ये अच्छी बात आपने की है। रिवीजन करें इंशाल्लाह, इशू तो रिजॉल्व होंगे। क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्टी हेयर स्ट्रेटनर्स वर मेड फ्रॉम 2000 कस्टमर्स। द क्लेम डिपार्टमेंट हैज advised that 20% ऑफ दीज क्लेम्स आर इनवैलिड ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑफ द। अच्छा जी, 2000 कस्टमर्स ने क्लेम किए हैं, उनमें से 20% के क्लेम्स तो इनवैलिड हैं, पीछे बच गए 80% क्लेम्स। 2000 जरा 80%, 1600 क्लेम्स। ऑफ रिमेनिंग क्लेम्स 50% कैन बी रिपेयर्ड एंड 50% विल नीड टू बी रिप्लेस्ड। अब जो रिपेयर होंगे वो 1800 के, और जो रिप्लेस होंगे वो 4000 के। डन जी, यही कैलकुलेशन की थी। इससे जो जवाब आया था, वेल डन, इससे जो जवाब आया था वो आया था आपका जी, वेल डन यार, जिन्होंने पेपर में हाथ मारे वो चीजें गेन कर गए हैं। इससे आपका जवाब आया था 4640। 4640, 4640। और कितने क्लेम ऑनर हो चुके हैं? 2000 के। 4640 माइनस 2000, ये आपका पेबल था, लेकिन पेबल के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब एंट्री बन गई एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, अब गलती क्या की अकाउंटेंट ने? गलती ये की अकाउंटेंट ने, दीज पेमेंट्स हैव बीन डेबिटेड टू एडमिन एक्सपेंसेस, इन पेमेंट्स को एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब पेमेंट्स को एक्सपेंस में डाला है, इसका मतलब ये ना समझिएगा कि इसने फिर ये वाली प्रोविजन बुक कर दी होगी। इसका मतलब है उसे कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं एक्सपेंस निकालने का, वो समझते हैं जो पे हो रहा है वही सारा एक्सपेंस है। नहीं, राइट करने का मेथड तो देखें, क्लास में किया था। IS 1037 की जो पार्ट बी की डिस्कशन थी, और एक मेन क्लास के अंदर भी इसकी डिस्कशन की थी, बल्कि IS 38 का भी एक सवाल करवाया था। इसका तरीका देख लें, आप समझे। ये ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्रीज हो गई। अब रेक्टिफाइंग का सिर्फ इफेक्ट देखना है ना। खर्चा बुक होना चाहिए था 4640 से, हो गया 2000 से। अब आप ही मुझे बताएं, खर्चा और कितने से बुक कर दें? बस आपने ये लिखना था, इंक्रीज इन एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। वेल डन, बस ये लिखना था, ये इसका फॉर्मेट था। अच्छा, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, होनी चाहिए थी, कितने से? 4640 माइनस 2000, ओवरऑल ही देखेंगे ना नेट इम्पैक्ट। तो 4640 माइनस 2000 से जनरल एंट्रीज लाजमी लिखनी थी, बिल्कुल नहीं लिखनी थी जनरल एंट्रीज। जो पेपर मार्क कर रहे हैं, दे आर लिसनिंग इट। बिल्कुल जनरल एंट्रीज के कोई मार्क्स नहीं है। ये मार्किंग स्कीम, अगर आप ऊपर चीजें सही कर देते हैं तो ये मार्क्स आपको ऊपर में मिल जाएंगे। पेपर देख के पैनिक कर जाते हैं। इसका यही तरीका है, बस सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा करें, या फिर टर्म टेस्ट 1-2 में से कोई मिसिंग टेस्ट है वो दे दें। ये बाकियों को भी इशू आ रहा है, आवाज सही नहीं आ रही और स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रहा बाकियों को इशू, आप अपने नेट का देखें, बाकी स्टूडेंट्स ने तो नो लिख दिया है। तो ये जी एडजस्टमेंट पोस्ट होनी थी। ओके जी, क्लियर, जिन्होंने कहा था इशू आया है। हाँ जी भाईजान, आगे चलें। किस किसने स्टैंडर्ड खोला? पॉइंट बी में हाथ खड़ा करें। वेल, आई एम रियली इंजॉइंग विद यू पीपल। आज जितने भी नेट चेंजेस इन एसेट प्रॉफिट लायबिलिटीज वाले फॉर्मेट थे वो नहीं समझ आए सोल्यूशन के। अब भी नहीं समझ आया? अब भी नहीं समझ आया? जल्दी बताएं जरा। अच्छा, डोर लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी and is engaged in the manufacturing of leather products. DL generates 45% revenue from exports to
अब समझ आ गया, चलें शुक्रिया। इस तरह के मैसेज भी भेजना ना, ताकि मैं बात आगे चलाऊं। डीएल जनरेट्स 45% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी, आउट ऑफ विच 20% आर मेड टू ओनली वन कस्टमर, दैट इज बिटांको। तो इसका मतलब ये तो मेजर कस्टमर बनेगा हमारा। 45% का 20% जब हम लेंगे तो ये मेजर कस्टमर बन जाएगा। 15% ऑफ एंटिटीज रेवेन्यू इज फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन हमने फिगर्स नहीं निकालनी क्योंकि रिवाइड डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। 15% आप ना जिनको समझ नहीं आया पहले लिखा था ना, आप करें। IS 37 में भी ये सवाल आया हुआ है, पता नहीं क्वेश्चन 17 है कौन सा है। 15% एंटिटी रेवेन्यू फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा जी, 45% रेवेन्यू है जर्मनी से, और 15% रेवेन्यू है बांग्लादेश से, और 20% नॉन करंट एसेट्स हमारे जर्मनी में है। और सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट है हमारा, ये बड़ी मजे की बात है, सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट है। रेवेन्यू फ्रॉम लेदर बैग्स रिप्रेजेंट 97% ऑफ टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब है कि 2-3% रेवेन्यू होगा, लेकिन वो हमने इतना इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं होगा कि हम उसे शो करें। ठीक है, कोई मसला नहीं। सेल वर्किंग के मार्क्स नहीं होंगे अगर फेस पे फिगर सही गई है। सेल्स रिप्रेजेंट लोकल सेल एंड एक्सपोर्ट सेल, एंड कंपनी डज नॉट हैव एनी मेजर लोकल कस्टमर। कंपनी के कोई लोकल कस्टमर नहीं है। कंपनी डज नॉट हैव एनी लोकल मेजर कस्टमर। भाईजान अब आप देखें, ये आपको क्लास में कहाँ करवाया था? ये आपको क्लास के अंदर करवाया था, वॉल्यूम 1 के लेक्चर नोट्स किधर हैं यार? ये वॉल्यूम 1 के लेक्चर नोट्स, ये वाला सवाल था जी। ये सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो क्या पाकिस्तान की सेल, यूएई की सेल, साउथ अफ्रीका की सेल, अफगानिस्तान की सेल, और बाहर के मुल्क के नॉन करंट एसेट्स की डिटेल अलग से देना, और मेजर कस्टमर की डिटेल अलग से देना, क्या ये किया था क्लास में? क्या ये हमारी किताब में अवेलेबल है पेज 630 पर, या ये नहीं अवेलेबल? अवेलेबल है, चलें शुक्रिया। तो इस सवाल को, अब एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स भाईजन किसने देने होते हैं? हर एक ने। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर तो जिसके एक से ज्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट हो उसने भी देने होते हैं, और जिसका एक रिपोर्टेबल सेगमेंट हो उसने भी देने होते हैं। अब मैंने आप हजरात को बताया था कि आपको पता है जी हमारी अंग्रेजी के हालात तो बस ऐसे ही होते हैं। तो अब ऐसी सूरत में हमने क्या किया? ऐसी सूरत में हमने कितने रह गया? ऐसी सूरत में हमने क्या किया? हमने खोला स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड खोल के हमने वहां से अंग्रेजी उठा ली, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर ढूंढकर। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर ढूंढे। ये जो मैंने येलो में लाइनें लिखी हुई है ना, इनको थोड़ा सा मैं ज्यादा बेहतर ड्राफ्ट करूंगा इंशाल्लाह, और फिर अपलोड करूंगा। ये येलो में लाइनें मैंने अपनी तरफ से डाली हैं, और बाकी मैंने स्टैंडर्ड उठाया है कि रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर एट्रीब्यूटेड टू कंट्री ऑफ डोमिसाइल। अब इस तरह की अंग्रेजी हमें तो याद नहीं, हमने तो स्टैंडर्ड खोल लेना था। जी जी जी, एक भी ओमिशन सही बताएंगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे, जितना आप बताएंगे हर एक के अलग अलग मार्क्स होंगे ना। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर एट्रीब्यूटेड टू कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड एट्रीब्यूटेड टू ऑल फॉरेन कंट्रीज इन टोटल फ्रॉम विच द एंटिटी डिराइव्स रेवेन्यू, ये बताना होता है, शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अब ये सारी चीज मैंने स्टैंडर्ड से उठाई है। द एंटिटी हैज नॉट गिवन दिस ब्रेकअप, एंटिटी ने ये ब्रेकअप नहीं दिया। नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड लोकेटेड इन ऑल फॉरेन कंट्रीज। हालांकि वो कह रहे हैं जर्मनी के अंदर 20% हमारे एसेट्स हैं, ये भी डिस्क्लोजर नहीं दिया, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसने। और एंटिटी शेल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सटेंट ऑफ इट्स लाइंस ऑन मेजर कस्टमर, इवन इफ द कस्टमर इज लोकल और फॉरेन, चाहे वो लोकल हो या फॉरेन हो। अब ये कह रहा है कि हमारा लोकल मेजर कस्टमर कोई नहीं है। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा फॉरेन मेजर कस्टमर तो है ना। ये चारों बातें कितने लोगों ने लिखी थी यार? कोई दरख्शिंदा सितारा है? अच्छा, वेल डन। 2 लोगों का आ गया रिप्लाई। अच्छा भाई, आगे क्वेश्चन 3। यार ये तो आसान था, एक बस टेस्टिंग थी आपकी। इंटरनल एडमिन कॉस्ट इसमें से निकाल दी थी आप लोगों ने? इंटरनल एडमिन कॉस्ट निकाल दी थी। ये कौन सा पेज था किताब का, IFRS 9 का? पेज मुझे तो नहीं याद क्योंकि मेरा पेपर तो नहीं। IFRS 9 का एक पेज था जिसमें लिखा हुआ था कि इन कॉस्ट को आपने नहीं कंसिडर करना, ये इंटरनल एडमिन कॉस्ट, पेज 541 था। तो चलिए कोई नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह रिवीजन करें, चीजें बेहतर होंगी। सेकंड पेज था। अच्छा जी, इसके बाद आगे? आगे तो कुछ भी नहीं है अब। बस आगे रेट चेंज वाला चैलेंज था।
रेट एक इफेक्टिव रेट था, एक मार्केट रेट था, एक कूपन रेट था, तो जिस इसमें जो जो सा रेट उठाना था। क्लियर? इस सवाल को डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं, सोल्यूशन से गुजारा चल जाएगा, वरना तो हम यही करते रहेंगे पूरी जिंदगी। इस पर टाइम ज्यादा लग गया था काफी, क्योंकि एंट्रीज अगले साल की मांगी गई थी। कितने लोग गलती से 31 दिसंबर 15 की, कितने लोग दोनों सालों की एंट्रीज कर रहे हैं, 15 और 16 की? ओ यार, दोनों की देखा ना, यहाँ से आपका टाइम जाया हुआ ना। एंट्रीज मांगी 16 की थी, ओनली रिक्वायर्ड की हसन, गुड जी। कोई मसला नहीं है, अगर दोनों की करनी थी, अब पेपर में इंशाल्लाह इस इशू को एड्रेस करें। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 मैंने डिस्कस करा। अगर आप भी जाके IS 38 डिस्कस करना है तो मैं आप क्या कहूँ। बस इसमें गलती ये हुई थी कि ऑल ऑफ दिस एक्सपेंडिचर वाज कैपिटलाइज्ड, ये सारा कैपिटलाइज हो गया था, हालांकि ये सारा कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए था। इसमें इन्वेस्टिगेशन वर्क तो वैसे ही उसने लिखा हुआ सवाल में कि अच्छी वाली डेवलपमेंट कब शुरू हुई है। किधर आ रहा है? कमर्शियली वायबल हो गया 1 सितंबर को, इसका मतलब है इससे पहले नहीं था। तो आपने इस खर्चे को पकड़ना था, और इस खर्चे को पकड़ के जुलाई आधा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 और आधा, 4.5 साल डिवाइड करना था, 4.5 साल, 4.5 महीने, और मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई, ये तो डिवाइड कर देना था, और मल्टीप्लाई करना था सितंबर, अक्टूबर। नहीं, इसका कोई हल नहीं है। स्क्रीन क्यों नहीं हो रही? बाकी लोगों को भी ये इशू आ रहा है? मेरे एंड से तो सही है सब कुछ। नो, नहीं इशू आ रहा, नहीं इशू आ रहा। अब आपका इशू रिजॉल्व हुआ है? अच्छा, नेट किसी का स्लो हो जाता है ना, तो फिर शायद इस वजह से इशू आ जाता है। बहरहाल ये वीडियो अपलोड होगी, जहाँ आपको डेफिशिएंसी रहेगी फिर वहां से देख लीजिएगा। तो आगे कुछ भी नहीं था यार, आगे आसान था। इसमें इसमें भी उसी तरह चेंज इन प्रॉफिट्स एसेट लायबिलिटीज था यार। ये जो है ना, बड़ा मजे का सवाल था। ये कितने लोगों ने सही किया है? भोशु मोशु। अच्छा, इसमें ना तो पहले तो आसान नंबर लेने थे ना। कैसे? अम्म देखिए, सवालों में इजी मार्क्स ढूंढा करें। लिस्टेड अनलिस्टेड याद रही थी? ये लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों पता चल गई थी। एज्यूम करें लिस्टेड अनलिस्टेड है। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कोई ऐसी बात नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में आपने ये बताना था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के आगे ना कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि ये फोर्थ शेड्यूल का है या फिफ्थ शेड्यूल का है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के केस में आपने बताना था कि नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड एज ऑन एंड एवरेज नंबर वर मिसिंग। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिसिंग थे। तो ये देखिए, मैंने सोल्यूशन में इसको कैसे लिखा हुआ है। सोल्यूशन में मैंने दो हेडिंग्स दी हैं। एक हेडिंग मैंने दी है इफ द कंपनी इज लिस्टेड, इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड। इसके बाद मैंने लिखा है, ये जो मैंने येलो से और स्काई ब्लू से लिखा है, ये मैंने मेन चीज लिखी है इसके लिए। अच्छा, ये देखें, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट डिस्क्लोज्ड। अनलिस्टेड में भी और इधर भी एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट डिस्क्लोज्ड। और जहां तक रॉयल्टी का ताल्लुक था, तो रॉयल्टी भी जाके P&L में देखें, रॉयल्टी में रजिस्टर्ड एड्रेस डिस्क्लोज नहीं किया था। ये कितने लोगों को पता चल गया था? रॉयल्टी में रजिस्टर्ड एड्रेस डिस्क्लोज नहीं किया था। ओके सर, ये याद करके जाने थे या स्टैंडर्ड में से पता चलने? नहीं 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 नहीं, प्लीज, ये स्टैंडर्ड में कहीं नहीं दिए हुए। ये स्टैंडर्ड में, भाई आप लोगों को बाकियों को पता है कि स्टैंडर्ड में ये नहीं दिए हुए। ये फाइनल अकाउंट के, इसलिए तो हैंड रिटन पेजेस भी दिखाए थे और बाकी सब कुछ दिखाया था। ये तो अभी कि हमारी डिस्कशन मॉक की चल रही है, प्लीज इसको भी आप पेंडिंग पे रखें, फिर देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जी। अगला, अगला असल में चैलेंजिंग था और मजे का था। Following particular relate to associated companies incorporated outside Pakistan. Following disclosures is for companies outside Pakistan. बाहर की जो कंपनीज हैं उनके बारे में बताया हुआ था। बाहर की कंपनीज आउटसाइड पाकिस्तान, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, जहां से पता चलना था हमें कि हमसे कौन सा डिस्क्लोजर पूछ रहा है, फॉरेन एसोसिएटेड कंपनीज का। अब इसमें थोड़ा सा जो है ना, आप लोगों ने अकल लगानी थी। इसमें आप वन बाय वन में डिस्कस करता हूं। इसमें सवाल के अंदर देखें,
उसने नेम ऑफ कंपनी दिया हुआ है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना चाहिए, ये तो नहीं लिखते नॉट इन पाकिस्तान, और बेसिस ऑफ एसोसिएशन दी हुई है। अब पहले मैं जरा फोर्थ शेड्यूल के एंगल से डिस्कस करता हूँ। नेम ऑफ अंडरटेकिंग दिया हुआ है, दिया हुआ है। आगे चले, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दिया हुआ, एक चीज पकड़ ली हमने, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दिया हुआ। बेसिस ऑफ एसोसिएशन, आगे आगे मत पढ़े, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेसिस ऑफ एसोसिएशन नहीं, धीमी धीमी है, धीमी है, शुक्र है। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, ये नहीं दिया हुआ। ये दो चीजें हमने पकड़ ली, जबरदस्त। पहली चीज हमने पकड़ी, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दिया हुआ, और दूसरी चीज हमने पकड़ी, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग नहीं दी हुई। डन डन डन, किसका सही था? कोई दरख्शिंदा सितारा आगे बढ़ के बोले मेरा सही था। आगे, वेल डन। चलें जी, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? आगे अब मैं लेता हूं कि ये फिफ्थ शेड्यूल वाली कंपनी है। अगर ये फिफ्थ शेड्यूल वाली कंपनी है तो फिर क्या करना था? फिर नेम ऑफ अंडरटेकिंग दिया हुआ है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दिया हुआ, ये एक पकड़ लिया, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ। बेसिस ऑफ एसोसिएशन फिफ्थ शेड्यूल में देना ही नहीं, लेकिन इधर बेसिस ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है। सवाल ने एक चीज पूछी हुई थी, लिस्ट ऑफ ओमिशंस एंड लिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मोहतरम, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसने लिखा है? फॉरेन का, फॉरेन सेल वाला भी डिस्क्लोजर, नहीं वो लिख सकते हो, आपको मसला नहीं। ये मिस हो गया था। तो ये किसने लिखा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, गुड। आगे जी। यार लेकिन एक ये कितने लोगों ने लिखा है कि फिफ्थ शेड्यूल ऑल्सो रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड एड्रेस टू बी डिस्क्लोज्ड। वेल डन, ये तो बड़ी कमाल आप दोनों ने कर दिया। आगे चले जी। सोए ना, बस काफी नहीं होगी, 11:15 बज गए हैं। ये कंसोलिडेशन तो आपके बाएं हाथ की गेम है। सोए, यस। मेरा नहीं ख्याल, अभी जारी रखें सवाल। अल्लाह हाफिज भी कर दिया लो, वीकेंड ने पहले ही तैयार बैठे थे। अच्छा, नेक्स्ट जी। ओए नहीं 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 नहीं, काम करेंगे, हद हो गई। हाँ हाँ, कंसोलिडेशन करते हैं, कोई मसला नहीं। आप बैठे हो ठंड में तो क्या करें, हम भी घर वालों को छोड़ छाड़ के इधर बैठे हुए हैं। 3 दिन से लगे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर बन रहा है, सोल्यूशन बन रहे हैं, तो आउट हुआ हूँ पूरा। आज तो जी भी तबीयत रही है पूरा दिन, कल रात सोल्यूशन बनाने में और बड़ा टाइम लग गया इन चीजों में। अच्छा तो यार आप लोग नहीं आउट होते, आप लोग जवान हो, हद होगी। जवानी में क्या, ये इस उम्र में हम 16-16 घंटे पढ़ते थे। अजीब बातें करते हो हसन। अच्छा, एथिक्स का सवाल अच्छा था ही नहीं, अच्छा ये छोटा सा था, यूं वो तो अब हो जाना चाहिए था। अच्छा यार, इसमें कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन 5 में टाइम सेव करना था। क्वेश्चन 5 में टाइम सेव करना था। क्वेश्चन 5 ने आपने सिर्फ एक काम करना था, छोटा सा। 500 शीप्स पकड़नी थी, इनकी ईयर एंड की वैल्यू पकड़नी थी। मैंने आपको कहा था कि IS 41 में कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी चीज का हो गया उसको इग्नोर करते हैं, चीज को फेयर वैल्यू पर रखते हैं। 500 शीप पकड़नी थी, उसकी जीआरएन की फेयर वैल्यू पकड़नी थी। ऑब्वियसली अगर जीआरएन की वैल्यू वैल्यू पकड़ रहे हैं तो माना कि ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, लेकिन जब फेयर वैल्यू जीआरएन की ले रहे हैं तो एक्सचेंज रेट भी जीआरएन का लेना था, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट टू सेल वगैरह का डेटा माइनस करना था। कॉस्ट टू सेल दो चीजें थी भाईजान, ये चीज कोई ट्रांसपोर्ट आगे करने का खर्चा ना कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनता। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था, ये कॉस्ट टू सेल नहीं है, जाके देख लीजिएगा। ये कॉस्ट टू सेल के तौर पे माइनस करना था, और ये कॉस्ट टू सेल के तौर पे माइनस करना था। लेकिन ये 5% लगा के माइनस करना था, और ये 2 इंटू नंबर ऑफ एनिमल्स लगा के माइनस करना था, 2 इंटू नंबर ऑफ एनिमल्स इंटू एक्सचेंज रेट। क्योंकि ये पर एनिमल दिया हुआ था, ये जो है वो फेयर वैल्यू के ऊपर नहीं दिया हुआ था। सेल हुई है सर, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं आनी। रिटेन्ड अर्निंग्स तो नहीं यार, रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ सकता ना। रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ सकता, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स में ना ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स भी होंगी पिछले साल की, उसका डेटा नहीं सवाल में दिया हुआ। ये सिंपल आ गया। तो ये अब ये इग्नोर होना था सवाल में, क्योंकि सवाल ने परचेज की फिगर नहीं पूछी थी, इसलिए 95 इग्नोर होना था।
अच्छा, और जो एनिमल बाय और जो 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 शीप नए बॉर्न हुए हैं, उनको कितने लोगों ने 20 पे रिकॉर्ड किया, कितने लोगों ने 12 पे रिकॉर्ड किया? 20 या 12 लिख के भेजें? 20 या 12 लिख के भेजें अगर किसी के अभी तक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स भी। कोई नहीं, इंशाल्लाह आप आगे मेहनत करें, कोई मसला नहीं। वेल डन। ये दो दो बच्चों ने सही बताया, 32। तीन बच्चों ने सही बता दिया, 32। 20 जमा 12 लेना था, क्लोजिंग फेयर वैल्यू 32। अब क्या करना था? 45 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 341। डन, ये कर दिया था। और माइनस इसमें से करनी थी फिर कॉस्ट टू सेल, 5% वाली, और ये 2 वाली, ये माइनस करनी थी। अब ऑब्वियसली जिस जिस तरह मिस होंगी चीजें उस तरह मार्क्स कटेंगे, आपके सारे के मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा जी, मैंगो ट्रीज किसने शो कर दिए थे पीपीई में? हाथ खड़ा करके बताएं, मैंगो ट्रीज पीपीई में शो कर दिए थे। वेल डन, वेल डन। आगे। मैंने इसको फुल किया था, मेरी गलती, टाइम सेव नहीं किया, हाँ इसलिए मैंने ये सवाल डाला था। इस सवाल की रिक्वायरमेंट तो पढ़ा करो। बियर प्लांट, हाँ बियर प्लांट है, इसलिए पीपीई में शो होगा। नेक्स्ट। बियर प्लांट के नाम से लिखा था। पीपीई में आपको बियर प्लांट कर देना चाहिए था, असल में तो ये पीपीई के तौर पे बैलेंस शीट के फेस पे नजर आएगा। नेक्स्ट। मैंगो ट्रीज को कहाँ डाला था? मैंगो हैंगिंग ट्रीज को करंट एसेट में, नॉन करंट में? और पीपी में है मैंगो ट्रीज, मैंगोज हैंगिंग विद ट्रीज, पीपी। बायोलॉजिकल एसेट, बिल्कुल बायोलॉजिकल एसेट करंट एसेट्स में डालना था, बायोलॉजिकल एसेट्स के नाम से। अच्छा जी, उसको कहाँ डाला था? मैंगोज हैंगिंग विद फ्रूट जूस लाइंग इन स्टॉक, ये तो इन्वेंट्री में डाल दिया होगा आप लोगों ने, इसकी टेंशन नहीं है। दिखाऊं सोल्यूशन? दिखाऊं 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 सोल्यूशन? ये मेच्योर इमेच्योर बेहतर था, लिख देते आप अगर। नहीं लिखा तो चलेगा, चले। पीपी मैंगो ट्रीज जो ऑब्वियसली अपलोड करूंगा, आज तक कभी ऐसा हुआ है मैंने अपलोड ना किया हो? अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। बायोलॉजिकल एसेस मैंगोस और फ्रूट जूसेस अपलोड करने के बाद, असल में इस पे ना 70-80% सवाल मैंने नए बनाए हैं। किसी सोल्यूशन में आगे पीछे कुछ हो गया तो फिर मैं री अपलोड भी कर सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह सोल्यूशन सही है। दो दफा तो मैंने नजर मार लिया है ऑब्वियसली। टीचर इस एंगल से सोल्यूशन बनाता है कि 100 नंबर आए। आपको तो 100% एक्यूरेसी वाला सोल्यूशन चाहिए ना। इधर ऑडिट की तरह रीजनेबल एश्योरेंस नहीं चलेगी, सोल्यूशन में तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस होनी चाहिए। तो बहरहाल फिर भी कोई मसला मुसला हुआ तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा इसी में नीचे। आ, आगे यार एमसीक्यूज खुद ही कर लीजिएगा। आगे चले। ये कैसे हुआ था? क्वेश्चन 7, 7 का ये हो गया था। पांचवा एमसीक्यू बता दें। यूएस कंपनी हैज पेड अप कैपिटल इक्विवेलेंट टू 500 मिलियन टर्नओवर ऑफ 990। इसमें क्या था? इसमें तो कुछ भी नहीं था। लेवल किस चीज का था यार? लेवल किस चीज का था? क्वेश्चन 6 ए का है यार, उसमें तो कुछ भी नहीं था इतना मुश्किल तो नहीं था। अच्छा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन वाला ये बताया ना। A contract modification is always treated as a separate contract for purpose of IFRS 15। जाके देख लेते हैं IFRS 15 में। यार चीजों को नजर मार जाइए करेगा, मुझे लगे जो चीजें एक एक दफा पढ़ी है ना, तो वो आपको जरा भूली हुई है। तो बहरहाल यार परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ, ये पेज 325 वाला ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ था। ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटेड एज अ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट इज पार्ट ऑफ। ये दो तीन कैटेगरीज पड़ी थी, तो इसलिए ये फॉल्स था। ओके। तुक्का मार देना सी। एमसीक्यू में तो तुक्का भी चल जाता है, अगर चल गया। आगे चले। सही तो हो गया तुक्का मार के या करके। वेंचर ग्रुप कंपनी इज मल्टीनेशनल ग्रुप engaged in the various businesses across the globe. जिम गो, जिम गो, आप पे एज यू गो जिम, जिम जाओ और पैसे दो। इंट्रोड्यूस्ड अ कस्टमर लॉयल्टी स्कीम वेयर बाय इट्स कस्टमर्स pays फॉर 9 visits एंड हैज अ लॉयल्टी कार्ड स्टैम्प। ये नो नो विजिट जो जिम में लगा लेना उसको लॉयल्टी कार्ड मिल जाता है।
और 10वां विजिट उसको फ्री ऑफ चार्ज मिलता है। 9 दफा बॉडी बनाओ तो 10वीं दफा जाके मुफ्त में बनाओ। ड्यूरिंग द ईयर्स कस्टमर विजिट द जिम टोटल ऑफ 94995 टाइम्स। सारे कस्टमर्स ने, एक ने तो 365 दिन में 94,000 दफा नहीं जाना था ना, तो सारे कस्टमर्स ने 94,000 दफा जिम को विजिट किया, पेइंग 1000 पर विजिट, अर्निंग द राइट टू अ मैक्सिमम 10,555 विजिट्स फ्री कमा लिया उन्होंने। ईच ऑफ विच हैज एन एवरेज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ 1,000, और हर विजिट के अब 1,000 रुपया मार्केट प्राइस है, लेकिन उनको ये फ्री में मिल गए हैं 10,555 जो, अच्छा हमने अभी मुझे बताएं कि हमने टोटल लोगों को कितनी देर जो है वो जिम की सर्विसेज दी, 94,995 टाइम्स, और उनको 10,555 मुफ्त में चक्कर लगाने की जाता है। 94,995 लोग हमारे जिम में एक साल में आए। 94,995 लोग हमारे जिम में आए, तो हमने उनको कहा कि तुम लोग 10,555 और हमारे जिम में आ सकते हो। चलें आगे। जिम एक्सपेक्ट्स कर रहा है कि वैसे 10,555 आएंगे नहीं, तो हमारे जैसे शहजादे भी होते हैं, जिम आते हैं फिर आना छोड़ ही देते हैं, तो वो जिम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 7400 फ्री विजिट्स के लिए लोग आएंगे, 10,555 नहीं आएंगे। बचाएं जी, 10,555 को बेस बनाऊं या 7400 को बेस बनाऊं, 10,555 को बेस बनाऊं या 7400 को बेस बनाऊं? वेल डन, 7400 को बेस बनाएं। अगला, उसमें से 4,350 आ गए हैं इस साल, यार इसकी टेंशन छोड़ो, उसमें से जो आए हैं इसकी टेंशन छोड़ो। फिलहाल ये सवाल आपको तब आपने करना है जब वो 2 सवाल रिवाइज कर लें जो क्लास में करवाए हुए हैं। अब 94,995 ज़रब 1,000, ये तो उन विजिट्स के पैसे हो गए जो हमने लिए, और मैंने कहा था इनमें यही वाली ट्रांजैक्शन प्राइस भी होती है, क्योंकि बाकी विजिट तो आप फ्री में दे रहे हैं। तो फ्री विजिट्स, जिसे लॉयल्टी प्रोग्राम भी कहा था, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, तो फ्री विजिट्स 7400 है ना, 7400, इनकी स्टैंड लॉन सेलिंग प्राइस 1,000 रुपया उसने दी हुई थी, ये आ गई, और आगे फिर कैलकुलेशन कर लेनी थी। और फिर ये एक डिस्कशन थी क्लास में, इसको रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज। विजिट्स क्लेम्ड 4350, टोटल एक्सपेक्टेड विजिट 7400, 58% हम उनको ऑनर कर चुके हैं, तो रेवेन्यू 58% बुक कर लेना था। तो और ये दूसरी वाली एंट्री 4037 वाली कितने लोगों ने सही की थी? 4037, अब तो फिगर भी याद होगी, आज ही किया आप लोगों ने, 100% सही किया था हसन। अतीब का भी 100% सही, हसन का भी, ये वाला कमाल यार, जबरदस्त। अलीम रहमान का भी सही, गुड यार। अगला तो फिर आपको तोहफा लगा होगा। हाँ बिल्कुल, मियाँ तीब के इजी था। अम, अगले में तो कुछ भी नहीं है, फिर अगला तो खुद ही देख लीजिएगा। यार ये तो आप इंशाल्लाह करेंगे, सोल्यूशन तो हो जाएगा। कस्टमर एफ का रेवेन्यू शेवेन्यू क्यों नहीं बुक करना था? क्योंकि चीजें डिलीवर होनी थी 2 और 5 साल बाद। हाँ, कोई इंटरेस्ट इनकम की डिस्कशन अगर करनी थी तो वो कर सकते थे। तो रेवेन्यू बहरहाल बुक नहीं करना था, उसने कहा था अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, इसमें ना कोई कॉस्ट की डिस्कशन भी थी, तो वो मैंने ज्यादा फिगर्स निकाल के नहीं की, क्योंकि उसका फोकस सोल्यूशन में, रिक्वायरमेंट में ज्यादा रेवेन्यू पे था। उन्होंने रेवेन्यू का पूछा था। कौन सी वाली करवा दूं? हैं सारा? हाँ ठीक है, आपकी बात तो हसन सही है। हाँ रेवेन्यू तो नहीं है वो, लेकिन ठीक है, मैंने भी ज्यादा डिस्कशन नहीं की उस पर। डिस्कस द रिकॉग्निशन इन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, डिस्कशन तो करनी है। अच्छा, 12 मई 2020 को एमएल ने रिसीव किया 20% नॉन रिफंडेबल एडवांस पेमेंट। पेमेंट का नॉन रिफंडेबल होना उसको रेवेन्यू नहीं बनाता। एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर 30 नवंबर, और 30 नवंबर को चीजें बेचनी है, तो सेल बुक होगी 30 नवंबर को।
लेकिन कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर गया है। तो हमने कहा था अगर 3 शराइत पूरी हो जाए, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे और पैसे नॉन रिफंडेबल हों। और कौन सी थी तीसरी? बस यही थी ना? हाँ, विदाउट पेनल्टी। पेनल्टी का भी जिक्र नहीं है सवाल में। हाँ, ठीक कह रहे हो आप। तो इसको अब रेवेन्यू बना लेंगे। हम क्यों नहीं वेट करेंगे 30 नवंबर का? क्योंकि 30 नवंबर पे अब डिलीवरी नहीं होनी। तो 12 मई को इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ। 30 नवंबर को इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना कि डिलीवरी ही नहीं होनी। तो इसलिए इस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। जी हसन, आपकी बात तो सही है, लेकिन कुछ को नहीं समझ आया ना। हर एक का अब एक चीज देखने का अपना अपना तरीका होता है। अच्छा, ये जरा आप डिस्काउंट वोचर रिवाइज कर लीजिएगा। ये वहां से रिवाइज हो जाएगा, अब ये मैं नहीं करवा रहा। कस्टमर द कस्टमर इज गिवन एन ऑप्शन टू गेट अ कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ अल्फा। सिर्फ कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे एक अल्फा बना के दो। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कस्टमाइज्ड अल्फा माइट टेक एन एवरेज ऑफ 2 years। इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्फा 2 साल ले लेगी। एंटिटी हैज नो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ दिस यूनिट। सेलर इसका और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी सिर्फ उनके लिए बना रहा है। एंड हैज राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। और जितना काम हम कर देंगे उस पर हमारा पैसे लेने का हक होगा। इसका मतलब है ये पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम में से 3 में से एक बात इसमें पूरी हो रही थी। तो इसलिए जैसे जैसे हम मशीन उसके लिए बनाते रहेंगे वैसे वैसे हम रेवेन्यू बुक करते रहेंगे। लेकिन मशीन बनाते बनाते ही हमें 2 साल लग जाएंगे। तो इसमें क्या करें? एट अ पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू बुक करें 2 साल बाद, जिस वक्त मशीन डिलीवर करें, या जैसे जैसे मशीन बनती जा रही है वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करें। ओवर टाइम जैसे जैसे बनती जा रही है ओवर टाइम बुक करें। कमीशन जो हमने सेल्स एम्प्लॉयज को पे किया 2 लाख का, इसकी डिस्कशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने रेवेन्यू की डिस्कशन मांगी थी। इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। और इसको कैपिटलाइज करके हम जो है वो जैसे जैसे रेवेन्यू बुक करेंगे वैसे वैसे इसको बुक करेंगे। यानी अगर 20% रेवेन्यू बुक हो गया तो ये भी 20% बुक हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड कॉस्ट को भी अभी कुछ नहीं करना था, कॉस्ट का भी 20% ही बुक करना था। लेकिन सवाल के अंदर जो है वो ज्यादा रेवेन्यू की डिस्कशन मांगी है, इसलिए 13 मिलियन का 20% रेवेन्यू बुक करना था। ओके, नेक्स्ट। जिन्होंने कहा था सवाल डिस्कस करना है, ओके। कस्टमर एफ, एमएल प्रोमिस टू डिलीवर अल्फा एंड बीटा फॉर 15 मिलियन अप फ्रंट, यानी पैसे अभी ले दे दिए। अल्फा विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 2 years, तो इसका भी रेवेन्यू इस साल बुक नहीं होगा। एंड बीटा आफ्टर 5 years, तो इसका रेवेन्यू भी 5 साल बाद बुक होगा। पैसे अभी दे दिए हैं। तो ये वाला सिनेरियो था, कैश अभी आ रहा है, एक डिलीवरी 2 साल बाद है, और एक का कैश अभी आ रहा है और डिलीवरी 5 साल बाद है। तो इसलिए सेल तो डिलीवरी में बुक होगी। इंटरेस्ट, कैश आज ले लिया, तो इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस की डिस्कशन होनी थी। हाँ यार, आप सही कह रहे थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस की होनी थी, इनकम की नहीं होनी थी। तो इसलिए एक्सपेंस की डिस्कशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने रेवेन्यू की डिस्कशन मांगी हुई थी। तो इन दोनों का रेवेन्यू डिले करके बुक होगा क्योंकि डिलीवरी बाद में है। क्लियर? तो आज पैसे, फ्यूचर में डिलीवरी, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, क्योंकि कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट होनी थी। आगे कंसोलिडेशन, यार इसका सोल्यूशन आप जरूर देखिएगा। इसके सोल्यूशन में ना मैंने फुट नोट्स डाले हैं ताकि हम पेपर में टाइम सेव कर सकें। मुझे लगता है आप लोगों ने भिजवानी है 12। मैंने और भी काम, चले खैर है। अच्छा भाई, सेल हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्सेशन, इसको फारा कर दो सारे को। सो नहीं नहीं छोड़े, काम करें। अच्छा जी, ये आ रहा था जी सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड। एक तो सब्सिडरी ने लैंड रीवैल्यू की हुई थी, एक एसोसिएट ने। आगे चले, गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ऑफ एसएल। एसएल ने कोई डिबेंचर इशू किए होंगे, तो इन दोनों ने डिबेंचर खरीदे होंगे, यानी इसने उधार लिया होगा। देखे ना, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर पर गेन आ रहा है इसको और इसको, इसका मतलब है इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इन दोनों ने उधार दिया हुआ है और इसने उधार लिया हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसलेशन बिटवीन सब्सिडरी एंड एसोसिएट। ऐसा कोई चीज हमने जिंदगी में नहीं पढ़ी हुई और ना कभी आपने करनी है ऐसी चीज कि सब्सिडरी और एसोसिएट में भी कैंसलेशन करें।
देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक दिस के सब्सिडरी एसोसिएट में, इसलिए इस एंगल से नहीं सोचना। तो बस इस एंगल से सोचें जरा कि पेरेंट ने उधार दिया हुआ, सब्सिडरी ने लिया हुआ, ये कुछ कहानी बन रही थी। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस था, लेकिन यार ये कहीं यूज नहीं करना था, क्योंकि उसने प्री एक्विजिशन अर्निंग टाइप दी हुई थी, और हमें वर्किंग 7 भी नहीं रिक्वायर्ड थी कि उसके लिए हम यूज करें, और वर्किंग 6 भी पूरी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिटेन अर्निंग ये वाली दी हुई थी और P&L का सवाल था। तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आप देखेंगे कहीं यूज नहीं हुई। अगर आपने क्लोजिंग रिटेन अर्निंग लिख के प्रॉफिट निकाल के ओपनिंग रिटेन अर्निंग निकाल ली है, वेल एंड गुड, बट वो कहीं इन्फॉर्मेशन यूज नहीं होनी थी। अच्छा, रिवैल्यूएशन साल के एंड पे हुई है। चलें जी आगे। पेरेंट ने सब्सिडी को खरीदा है पिछले साल, यानी पिछले साल 3 महीने खरीदे रखा। यार ये लोग भाग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, 15 रह गए हैं। ये तो मुनासिब नहीं है यार, हद होगी। अब अगर हम बैठे हैं तो फिर आप लोग भी बैठे। साइम साहब आप नहीं बोले अभी तक। ये साइम वही वाले साइम है? ये साइम, साइम असलम। भाई आप बोल नहीं रहे साइम असलम। क्लास में एक सामने साइम बैठते थे, अब वो बोले हैं? अच्छा, पढ़े जी। आ, जो भी है साइम भाई, बस जवाब देते नहीं बातों के। कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कंप्राइज ऑफ, ये भाईजान ये कौन सा सफा था? कोई बता सकता है? ये कौन सा सफा था? अब नहीं जी सर से काम चलेगा, सफा बताना पड़ेगा। एक्सेलेंट हसन, पेज 27। यार रियली अप्रिशिएट भाई। ये पेज 27 था जी, वॉल्यूम 2 का, सारा डिस्कस हुआ था। इशू ऑफ 2 शेयर्स ऑफ CL, 2 शेयर्स ऑफ CL इशू हुए हैं पेरेंट के, फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ SL। ठीक है जी, ये तो आराम से द शेयर्स विल बी इशूड इन हमारा साल, हमने सब्सिडरी को खरीदा है पिछले साल। शेयर्स विल बी इशूड इन हमारा साल। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ CL was 23 and was 28 on this and this date. The share issue by CL have not been recorded in the books. Share issue इसने किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा जी, यार अब सारी चीजें रिवाइज करवानी पड़ेंगी। पिछला साल था 31/12/18, सॉरी 31/12/19, 31/12/20। एक उसने यकम इस दिन की शेयर की वैल्यू दी है, एक उसने इस दिन की शेयर की वैल्यू दी है, और एक उसने जिस दिन शेयर इशू किए हैं उस दिन की शेयर की वैल्यू दी है। डेट इज 25, 23 एंड 28। थोड़े से शेयर ले लो या ले लेना? ले लेना, ले लेना। अच्छा जी, इधर एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट 70 मिलियन का 60%, 42 मिलियन मेरे ख्याल से आएगा। 42 मिलियन शेयर्स हमने बाय किए हैं सब्सिडरी के, ऐसा ही है। 2018 और 19 ईयर्स है ना यार? अच्छा, 18 और 19, ओ सॉरी यार, यू राइट। हमारा 19 का साल है। हाँ। अच्छा, issuance of 2 shares of CL for every 5 shares of SL, the shares will be issued। अच्छा, 29 19। अच्छा, अब शेयर कितने इशू किए हैं? 42 मिलियन एस के शेयर्स हैं, तो 42 इंटू 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 42 इंटू 2/5। जवाब क्या आ गया? 42 इंटू 2/5। चलो मेरे पास भी आज कैलकुलेटर है यार, आज तो ये भी नहीं चलेगा कि 16.8। इनको फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओ। फेयर वैल्यू 25 रुपए नजर आ रही है, नजर आ रही है, स्क्रीन पे नजर आ रही है। जवाब 420। एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट नहीं सोचना था आपने। द रीजन इज कि अभी तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट नहीं होना, अभी एंट्री होनी है परचेज कंसिडरेशन पेबल। लेकिन मेरे पुत्र इस साइड पे नहीं सोचना था, पेपर में इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बन रही थी। आपने बस जहन में सोचना था इन्वेस्टमेंट डेबिट
बस वर्किंग 1.1 में 420 डाल देना था बस। परचेज कंसिडरेशन पेबल क्रेडिट की टेंशन नहीं लेनी थी। ईयर एंड पे क्या करना था कि मैंने आपको करवाया हुआ है। ये पेज 27 के साथ एक और पेज है जिसपे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो वहां से करके एक्सेलेंट हसन और मियां तीब एक्सेलेंट। ईयर एंड पे कुछ नहीं करना था। जब शेयर इशू होते तब क्या करना था 2800 रुपए का। भाईजन इस दिन भी कुछ नहीं करना था। बस आपने एक एंट्री मारनी थी। परचेज कंसिडरेशन पेबल डेबिट 420 और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में इसको तोड़ देना था। 10 रुपए और उस रुपए के एतबार से 10 रुपए और 15 रुपए के एतबार से। लेकिन ये भी एंट्री बैलेंस शीट को हिट होनी थी इसलिए सिर्फ वर्किंग 1.1 में 420 जाना था। बाकी का हमारे सवाल पे कोई इंपैक्ट नहीं होना था। कितने लोगों ने ये किया था दरख्शिंदा सितारे बता दें। नेक्स्ट। वेल डन अलीम रहमान हसन कमाल हो गई। अच्छा जी आगे चलें। एन अमाउंट ऑफ 500 मिलियन जी वेल डन। कुछ और लोगों ने भी बोला अब टाइम नहीं है। एन अमाउंट ऑफ 500 मिलियन इज पेएबल ऑन यकम जनवरी 2020। ओ तेरी खैर हमारे साल के भी अगले दिन एक अमाउंट पेएबल है यकम जनवरी 2020 को। That was dependent upon the post acquisition performance of subsidiary. Fair value of this consideration was estimated at 300 million on acquisition date. तो वर्किंग वन में कितना जाना था 300। 300 की एंट्री होनी थी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट। ऑन 31 दिसंबर 18 पिछले साल के आखिरी दिन उसकी फेयर वैल्यू है 280। इस दिन क्या फेयर वैल्यू है। हमने सऊदी किंग को अंदाजा लगाया देने 300 इस दिन अंदाजा लगाया 280। और 31 नवंबर 2019 को परफॉर्मेंस की बेस पे क्लियर हो गया कि 90% ऑफ इनिशियली एग्रीड अमाउंट देनी है। इसकी 19 में एंट्री करना हम भूल गए हैं। इसका 90% देना है। यानी कि यहां पे हमें अंदाजा हो गया है कि अगले दिन की सुबह हमने 450 देना है। अब मुझे ये बता दें इसकी एंट्री क्या होनी थी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट ओके। ये वर्किंग वन में चला जाना था। फिर एंट्री होनी थी इसकी पेएबल डेबिट पेएबल डेबिट पेबल डेबिट इनकम क्रेडिट 20 रुपए से। इस एंट्री को आपने नहीं करना था पेबल डेबिट इनकम क्रेडिट 20 रुपए से क्योंकि ये पिछले साल की एंट्री है और हम इस साल का पी एंड एल बना रहे हैं। हाँ अगर बैलेंस शीट का सवाल होता फिर और बात होती। और इसकी एंट्री अब आपने करनी थी। इस साल की एंट्री अकाउंटेंट ने नहीं की थी इसकी करनी थी आप लोगों ने पेबल क्रेडिट पे। इन दोनों का डिफरेंस पेबल क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट ये कितने लोगों ने की थी 280 और 450 का डिफरेंस। और किसने नहीं की थी नई वाले भी बता दें। भाई इंशाल्लाह आज होगा अगर मुझे नींद ना आ गई तो वरना सुबह हो जाएगा। अच्छा जी। वर्किंग वन में बिल्कुल लेके जाना था। इस 300 को एट एक्विजिशन डेट वाली सारी चीजों को वर्किंग वन में लेके जाना था। पहली एंट्री होनी थी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट 300। फिर इन दोनों को जो डिफरेंस आया है 300 और 280 का इसकी एंट्री होनी थी पेबल कम हो गया ना 20 से पेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन ये तो पिछले साल की इनकम है। सवाल कह रहा था पिछले साल की कोई गलती हुई नहीं हुई भी तो पिछले साल की है ना हमारे साल का पीएनएल बन रहा है। तो 420 और 300 के डिफरेंस को 420 तो कहीं नहीं है ना 450 है। तो नहीं ना अब ये असल में पीएनएल यही तो फर्दर ईयर पीएनएल फर्दर ये चीजों को टेस्ट करता है। अगर आप पीएनएल के अंदर एज ऑन चीजें डालने लगे तो फिर पीएनएल तो फुत हो जाएगा। हमने अगर सब्सिडरी को खरीदा इस दिन तो इसके एसेट्स का सरप्लस सारे अरसे का जाएगा नहीं। पीएनएल बनाते हुए तो एसेट्स डेप्रिसिएशन सॉरी तो एसेट की डेप्रिसिएशन तो इतने अरसे की जाएगी। ओके क्लियर हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लेना था हमने पीएनएल में। बोले क्लियर। तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेना था। इनकी एंट्री बनानी थी एक्सपेंस डेबिट और पेबल। अच्छा एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट इन दोनों का डिफरेंस है। अब हमने सोल्यूशन में इसको कैसे किया जी। सोल्यूशन में हमने जरा शॉर्टकट लगाए हैं। आप भी अब लगाना सीखें। सोल्यूशन में हमने सोचा
कि हमने बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेबल एंट्री नहीं सोची, बारों बार ये फिगर निकाल ली। हमने सोल्यूशन में सोचा 300 रुपए की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट हमने डेबिट कर दी, पेबल क्रेडिट नहीं किया, नहीं किया, भाड़ में जाए, बैलेंस शीट बना नहीं रहे। फिर हमने सोचा कि एक और एंट्री होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? फिर हमने यहाँ हेडिंग दी, हेडिंग देकर नहीं, यहाँ नहीं। फिर हमने एक और एंट्री सोची, ये एंट्री वर्सेस करके हो जानी चाहिए थी, लंबी सी मैंने कर दी। तो 280 और 450 का डिफरेंस 170, 170 की एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। ये हमने P&L के फेस पे शो की है, एक्सपेंस डेबिट, और यहाँ वर्किंग का रेफरेंस भी डाल दिया 170 की। अच्छा, कुछ ना मैं सोल्यूशन में इधर वर्किंग के रेफरेंस के साथ साथ ना एडजस्टमेंट का रेफरेंस भी डाला है, 0.4 है, ये 0.7 है, V ट्रिपल आई है। और बहुत सारी वर्किंग्स अवॉइड करके ना आप P&L का फुट नोट भी बना सकते हैं, ये जैसे मैंने फुट नोट बनाया है, इस तरह भी पर में कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने वर्किंग में नहीं की, मैंने फुट नोट बना दिए। ना 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 यार, ये तो खुदा का खौफ करो, ये कोई सब्सिडरी की बुक्स की एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो पेरेंट की बुक्स में हो रही है, और ये वो है जो सऊदी किंग को देनी है, तो इसमें और कोई हिस्सेदार नहीं है, सऊदी किंग का पूरा है, खुदा के लिए। मुझे नहीं याद पड़ता कि 90%, क्या क्यों, क्या कह रहे थे, 90% कहाँ से आ गया यार? डिस्काउंट रेट का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये तो खुद ही फेयर वैल्यूज ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन दे रहा है, इसकी तो मैंने कहा था फेयर वैल्यूज गिवन हुआ करेंगी। नेक्स्ट, कैश पेमेंट करनी है जी 2 पर शेयर। किसने किसके शेयर खरीदे हैं? पेरेंट ने सब्सिडरी के। तो पेरेंट ने सब्सिडरी के कितने शेयर खरीदे हैं? कैश पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर भी करनी है उसको। क्या खरीदा जा रहा है? कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ शेयर ऑफ एस कंप्राइज ऑफ कैश पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर। उसके जितने शेयर आपने खरीदे हैं उसके शेयर के 2 रुपए देने हैं। तो 42, फेस पे रेफरेंस एंड पे दे ही दे, हल्का फुल्का बनाऊं ढूंढता रहेगा चीजें। 42 अरब 2, 42 अरब 2 हो गया जी 84। 84 मिलियन हमने देना है, लेकिन देना 1 साल बाद है। 84 मिलियन देना 1 साल बाद है। अब जब 84 मिलियन देना 1 साल बाद है, तो उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, आगे ये रॉन्ग एंट्री देखते हैं बाद में, उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो एक ये हमने डिस्काउंटिंग मारनी थी। ये जी डिस्काउंटिंग 42 मिलियन इंटू 2, 2 साल बाद, 1 साल बाद कितना देना है? 84 मिलियन, 84 का 1.1 इंटू रेस्ट पर -1, ये इसकी पीवी आ गई। इसकी एंट्री हो गई डीकमिशनिंग टाइप इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट। फिर इसकी अनवाइंडिंग करनी थी, और इंटरेस्ट 1 साल का मैंने निकाला, डायरेक्ट परसेंटेज लगा के निकाल दिया। और फिर ये कैरिंग अमाउंट आ गई, और यही फिर आगे पेमेंट भी हो जानी थी 84 की, एक ही साल की तो डिस्काउंटिंग थी। लेकिन अब इसमें से ना P&L में गया होगा पिछले साल का इंटरेस्ट, डेट इज 3/12, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में खरीदा ना। हमारे साल P&L में कितना जाएगा? हमारे साल P&L में कितना जाएगा? 9/12। अब जब हमारे साल 9/12 जाएगा, तो हम P&L में 9/12 लेंगे 7.6 का। यहां पे मैंने क्या, ये चीज मैंने थोड़ा सा इधर ये देखें की है, 7.6 इंटू 9/12, लेकिन एक फटा था। सवाल कहता है मैंने गलती कर दी है, द होल पेमेंट इज डेबिटेड इन एडमिन। होल पेमेंट कितनी बनी है? होल पेमेंट कितनी बनी है? 2 इंटू 42 मिलियन, 84 की होल पेमेंट मैंने डेबिट कर दी है एडमिन एक्सपेंसेस में, निकाल दिया जाए इस एडमिन एक्सपेंसेस से। ये भी एक छोटी सी रेक्टिफिकेशन थी। इसके तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ, लेकिन ये 84 निकालना भी पड़ेगा। ओके भाईजान, आगे चलिए जी। जिस किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि सवाल कराने कंसोलिडेशन का, कोई हेलो हाय जवाब नहीं आ रहे। ओके, आगे चलें जी। अच्छा, अब ये 1 साल 3 महीने की अमोर्टाइजेशन निकाली थी इस पे। अच्छा, बुक वैल्यू कम हुई हुई है, बुक वैल्यू कम हुई हुई है, इसका मतलब है बुक वैल्यू वाज अंडरस्टेटेड, बुक वैल्यू इसकी अंडरस्टेट हुई हुई है। तो अब बुक वैल्यू कम हुई हुई है 20 से, तो बुक वैल्यू को किस पे लाना था?
फेयर वैल्यू पे, तो 20 का फेयर वैल्यू सरप्लस रिकॉर्ड करना था। ओके। अच्छा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन किसने सही निकाली थी? 20/10 कर दिया था, या 20/10 इंटू कुछ 3 महीने भी वो सोचे थे? पिछले साल के 3 महीने नहीं सोच रहे थे। वर्किंग फाइव में किस किसने डाला था? वर्किंग फाइव में भी डालना था, P&L के फेस पे भी डालना था। यार 11 लोग रह गए हैं, वैसे इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। चलें, 6 बच्चे मौजूद हैं। वर्किंग फाइव में भी डालना था, और 20/10 करके P&L के फेस पे भी डालना था। नेक्स्ट, एट डेट ऑफ एक्विजिशन एसएल कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स, अच्छा ठीक है, ऑन यकम अगस्त 2018। अच्छा पहले ये यकम अगस्त 2018, 3/12 नहीं करना था। 3/12 तो पिछले साल में गया होगा ना। हमारे साल तो फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट्स हैं। फॉर द ईयर तो सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो 3/12 ना करते, बल्कि 1.25 ईयर्स लेते। ओके। अगर बैलेंस शीट का सवाल होता, P&L के सवाल में तो सिर्फ एक साल की बात करेंगे। फॉर द ईयर टाइप चीजें हैं। हसन तो क्या वैरायटी मारने लगा था? हसन डिलीटेड अ मैसेज। अच्छा, जबरदस्त। ऑन यकम अगस्त 2018, यार ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली एडजस्टमेंट एक की थी हमने क्लास में। ऑन यकम अगस्त 2018, पिछले साल सीएल ने परचेज की है एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पेरेंट ने, जिसकी लाइफ है 20 साल, फॉर 50 मिलियन। 50 मिलियन की है। ये पास्ट पेपर में बैलेंस शीट के सवाल में आया था, लेकिन हम P&L के एंगल से डिस्कस कर रहे हैं। क्लास में भी मैंने किया था। और यकम अगस्त 2018, सीएल परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स फॉर रुपीज 50 मिलियन। ये तो जी इसकी कॉस्ट होगी, और इसको रेंट आउट कर दिया है यकम नवंबर को फॉर रुपीज 1 मिलियन। वैसे मैंने घर वालों को कहा था आधा घंटा लगेगा। चलें। एंड रेंटेड आउट टू एसएल ऑन यकम नवंबर 2018। बिल्कुल समझ नहीं आया, इसलिए कि आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली, आपने लेक्चर पूरे ले लिए? ये लेक्चर ही नहीं लिए आखिरी दिनों वाले? बाकी कल कर लेंगे क्या? मतलब खत्म हो रहा है, आप कौन सा कल करना है? ले लिए हैं सारे? इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, फिर तो ये मैंने कराया था। चलें समझे फिर। अच्छा, पेरेंट ने परचेज की है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसकी लाइफ 20 साल है, फॉर 50 मिलियन। और पेरेंट ने इसको रेंट आउट कर दिया है सब्सिडरी को ऑन यकम नवंबर 2018। पेरेंट ने यकम नवंबर 2018 को रेंट आउट कर दिया इसको, सब्सिडरी को, फॉर रुपीज 1 मिलियन पर मंथ। पर मंथ 1 मिलियन रुपया जो है वो किराया देना है। लेकिन रेंट हर महीने के एंड पे नहीं दिया करना, रेंट हर 3 महीने के एंड पे देना है। यानी नवंबर दिसंबर और जनवरी का किराया पहला वाला होगा, फिर फरवरी मार्च अप्रैल का किराया एंड पे, फिर मई जून जुलाई का, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर का, फिर नवंबर दिसंबर और जनवरी का अगले साल पे किया जाएगा किराया। अच्छा आगे चलें जी। द प्रॉपर्टी वॉज कैरिड इन पेरेंट बुक एट फेयर वैल्यू। अच्छा, पहला एतराज तो जी हमारा इस पे ये है कि वो जो स्टैंडर्ड है ना, असल में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो होती है जो आपने रेंटल के लिए रखी हुई है, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। लेकिन ये आपने इसके रेंटल कमा रहे हैं अपने ही बंदे को देके। तो अगर आप अपने ही बंदे को देके रेंटल कमा रहे हैं, तो ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इसको आप निकाल के लेके जाएंगे पीपीई में। जब इसको निकाल के पीपीई में लेके जाएंगे, तो फिर इसको फेयर वैल्यू गेन इस पर उल्टाना पड़ेगा। बस ये करना था हमने, फेयर वैल्यू गेन उल्टाना था। ये तो एडजस्टमेंट थी पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेके जाने वाली। ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू थी पिछले साल के एंड पे 52। हमारे साल के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू है 44। तो बता दें, ये फेयर वैल्यू पे अगर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो इसको हमने पीपी में लाना था और कॉस्ट मॉडल पे लाना था। ये हमारी डिस्कशन हुई थी। तो बता दें जी, पेरेंट ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना लॉस रिकॉर्ड कर लिया हुआ है? कितना लॉस रिकॉर्ड कर लिया हुआ है? 52 - 44, 8 का लॉस रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। 8 का लॉस रिकॉर्ड कर लिया हुआ है मैंने। फुट नोट में 8 का लॉस जो पेरेंट ने रिकॉर्ड किया है, उसे निकाला है 52 वर्सेस 44 लिखकर सिर्फ। और लॉस को खर्चों में से माइनस कर दें। ये मैंने खर्चों में से माइनस कर दिया लॉस को। ये पहली एडजस्टमेंट होगी। दूसरी एडजस्टमेंट, एक थी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट। आपस की इनकम और आपस का रेंटल रेंटल इनकम आपस की, और आपस का रेंटल एक्सपेंस वो कैंसिल करना था। लेकिन उसके करने से पहले एक काम करना था
कि बेचारे पेरेंट ने 2 महीने का किराया अभी तक बुक नहीं किया हुआ। ये एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर है कि इसने 2 महीने का किराया बुक नहीं किया हुआ। सब्सिडरी ने 2 महीने का खर्चा बुक कर लिया रेंट एक्सपेंस का, पेरेंट ने 2 महीने की रेंटल इनकम बुक नहीं की हुई। अब पेरेंट की बुक्स में रेंटल इनकम जो 2 महीने की बुक नहीं हुई हुई, वो इन 2 महीनों की है, आखिरी 2 महीने, क्योंकि पे नहीं हुई ना, इसलिए उससे बुक होना भूल गई होगी। उसकी एंट्री होगी रेंट रिसीवेबल डेबिट, लेकिन ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, रेंटल इनकम क्रेडिट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंदर हमने जो है वो एक एंट्री गलत कर दी थी, उसको सही करना था। तो एक छोटी सी आपको एंट्री मिलेगी ये वाली, ये 2 रुपए, ये 2 रुपए कितने 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 कितने, ये 2 रुपए एडजस्टमेंट 4 वाले अदर इनकम में मैंने डाले हैं। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर रिमूव होगी। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर 1 मिलियन 1 महीने का किराया है तो 12 महीने का पी एंड एल में किराया कितना गया होगा? 12। एक एक बंदे ने गलती की थी, लेकिन उसकी किताबों में गलती हमने सही कर दी है। तो पूरे साल में पी एंड एल में 12 मिलियन गया होगा। तो पेरेंट की किताबों से 12 मिलियन इनकम में से माइनस कर दें, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है। और सब्सिडरी की किताबों में 12 मिलियन खर्चा माइनस कर दें। क्लियर? ये 12 कैसे निकला? 1 × 12, रिवर्सल ऑफ रेंट। अगला काम ये करना है कि आपने इन चीजों को कॉस्ट मॉडल पे लाना है। तो 50 को फॉर द ईयर सवाल हो रहा है, फॉर द ईयर 50 को आपने 20 से डिवाइड करना था, 2.5 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी थी। ये हो गया फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे आ गया। ये 8 रुपए फेयर वैल्यू लॉस को रिवर्स कर रहा था, ये 2.5 डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करा था। यानी हम चीज को फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे ले आए हैं, और ये जो है ये आपस की इन रेंटल इनकम और रेंटल एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है। कोई पल्ले पड़ा? ओके, इसी तरह की डिस्कशंस क्लास में हुई थी। आगे चलूं? साइम बोलने लग गया आप, गुड। आगे चलूं? इसका लेक्चर नंबर कोई बता दे। लेक्चर नंबर तो देखने का बड़ा आसान सा तरीका है, आखिरी 1-2 लेक्चर्स में, लेक्चर 113 14 में कहीं ये हुआ है। और इसकी एंट्रीज जी काफी सारे आ गए हैं, इसका मतलब है कि आप सबको बाकी याद आ गई हैं चीजें। अच्छा, इसके बाद जी अगली चीज आपको पता है, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड और पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड माइनस करना होता है। 28 दिसंबर को सब्सिडरी और एसोसिएट ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 5%, विच विल बी पेड ऑन अगला साल, जो अगले साल पे होगा। अच्छा, अब ये डिस्कशन तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर सीएल रिकॉर्डेड इट्स शेयर फ्रॉम एसएल, पेरेंट ने सब्सिडरी से डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन पेरेंट अभी तक, अच्छा ये ना कहिएगा कि पे नहीं हुआ, पे अगले साल होना है तो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। रिकॉर्ड लोग कर लेते हैं, पेबल्स की एंट्रीज कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। रिकॉर्ड में देखते हैं जो सवाल कह रहा है। सीएल रिकॉर्डेड इट्स शेयर फ्रॉम सब्सिडरी, सब्सिडरी से डिविडेंड वाला रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, लेकिन इसने जो एसोसिएट से डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, तूने एसोसिएट से डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया। अब जब तूने एसोसिएट से डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया तो हम उल्टाएंगे भी नहीं, सिर्फ सब्सिडरी वाला डिविडेंड रिकॉर्ड हुआ है वो उल्टा देते हैं। सब्सिडरी का डिविडेंड, यस। अच्छा, अब कैसे उल्टाना है सब्सिडरी वाला डिविडेंड? सब्सिडरी का शेयर कैपिटल देखते हैं। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, कि जिन्होंने पूछा लेक्चर नंबर कौन सा है, ये मुझे सवाल भी मिल गया। ये तो पास पेपर का क्वेश्चन 5 है जो क्लास में करवाया था, और ये टी काउंट बना बनू के सब समझाया हुआ है, तो कमाल हुई भी हैं चीजें। आपको लेक्चर नंबर मिलना चाहिए। अच्छा, वर्किंग 3 तो करनी ही नहीं थी, पी एंड एल का सवाल था। ओके, वर्किंग 2 भी नहीं करनी थी, 3 भी नहीं करनी थी, 4 भी नहीं करनी थी। वर्किंग 1 इसलिए करनी थी कि गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस निकालना था।
मैंने एक सफा बना के दिया था जिसमें लिखा था कि अगर P&L का सवाल आएगा कौन सी वर्किंग्स करनी है। अच्छा, ये अब मोहतरम क्या कहते हैं, डिविडेंड 700 मिलियन कैपिटल है, 5% डिविडेंड है। तो 20 शेयर सफे को फाड़ा था हमने क्लास में 60, ये 21, ये 21 अदर इनकम में से माइनस हो जाएगा, ये माइनस हुआ है। नेक्स्ट जी, ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लैंड। लैंड के लिए ग्रुप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, इसलिए पेरेंट की किताबों में लैंड का सरप्लस नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रुप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है। लेकिन ये सब्सिडरी की किताबों में आ रहा है, क्या करें फिर इसको, शो करें या इग्नोर कर दें? शो करें, इग्नोर कर दें? इग्नोर कर दें, क्योंकि मैंने कहा था जो पेरेंट मॉडल फॉलो कर रहा है उसी पे सब्सिडरी को लाना है। अच्छा, टीएल का भी इग्नोर करें या इसका इग्नोर ना करें? आखिरी ये तो क्लासें ली थी, टीएल का इग्नोर करें या इसका नहीं इग्नोर करना? एक्सेलेंट अलीम, मैंने कहा था एसोसिएट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप, जो कर रहा है करने दें। ये बात कितने लोगों को याद है? एसोसिएट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप, जो कर रहा है करने दें। याद है हसन, वेल डन। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट ने हैंड रेस कर दिया, याद है, गुड। आगे चलें जी। अच्छा भाई, अच्छा अब एसोसिएट, हाँ अगली एडजस्टमेंट, अगली एडजस्टमेंट आसान थी मुश्किल थी? पॉइंट बी डबल आई। आगे जो गुडविल की इम्पेयरमेंट जिसने 10% लगा के सही जगह पोस्ट किया उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे क्या अगर उसकी गुडविल गलत भी निकली है? अच्छा, आसान था मुश्किल था ये पॉइंट बी डबल आई? ऑन 12 बज गए, वो तेरी खैर, चले खैर है, किया ही नहीं यार, हद होगी हसन। ऑन यकम अगस्त 2019 एसएल इशूड 1 मिलियन डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच, यानी कि 110 पे इशू किए हैं। द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 16%। सीएल एंड टीएल ईच परचेज 0.2 मिलियन ऑफ दीज डिबेंचर्स। अच्छा, 1 मिलियन इशू किए हैं, 1 मिलियन इशू किए हैं सब्सिडरी ने। इशू करने का मतलब होता है लोन लिया। तो इसने अपनी किताबों में क्या रिकॉर्ड किया होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, इसमें से 0.2 मिलियन परचेज किए पेरेंट ने और 0.2 मिलियन परचेज किए एसोसिएट ने। ये सब्सिडरी और एसोसिएट का तो आपस में कुछ नहीं करना होता ना, तो ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है, हमने ना पढ़ी है ना करनी होती है, इसलिए इस डिस्कशन को तो छोड़ दें कि उसने भी परचेज किए एसोसिएट ने, ये तो आपको तंग करने के लिए दी थी। अब पेरेंट ने लोन लिया या दिया? अगर इसने डिबेंचर परचेज किए, लोन लिया या दिया? यार सारे सोए हुए हैं, हद होगी है। दिया, लोन दिया तो इसने क्या रिकॉर्ड की होगी? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, अब हम मुझे ये बता दें, मैं दोनों के अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाऊं? दोनों अमोर्टाइज कॉस्ट फॉलो कर रहे हैं, सब्सिडरी अमोर्टाइज कॉस्ट फॉलो कर रही है, यानी वो डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट और बैलेंस का कॉलम बना रही है। और बाकी जो दोनों हैं वो डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एज ऑन, फेयर वैल्यू फॉर द ईयर का कॉलम बना रहे हैं। तो वो इस तरह कर रहे हैं। टीएल का कुछ भी नहीं करना, टीएल का कुछ भी नहीं करना, टीएल एसोसिएट है, एसोसिएट और सब्सिडरी की कोई चीजें हमने नहीं पढ़ी थी। सिर्फ मुझे बता दें पेरेंट के, अब 0.2 मिलियन से 0.2 मिलियन शेयर्स को सामने, डिवेंचर्स को सामने रखे मैं बनाऊं या 1 मिलियन? एक्सेलेंट अलीम, 0.2 मिलियन। 1 मिलियन डिवेंचर इशू करके लोन लिया, इसने 0.2 मिलियन डिवेंचर खरीद के लोन दिया। तो जो आपस का लोन है वो तो 0.2 है ना, आपस का लोन इज नॉट 0.8, आपस का लोन 0.2 है। तो हमने सिर्फ 0.2 का बनाना था। और क्योंकि ये मॉडल फॉलो कर रहा है एफ टीओसीआई, तो इसमें फिर
डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस, फेयर वैल्यू एज ऑन, फेयर वैल्यू फॉर द ईयर, और नहीं नहीं, एक फेयर वैल्यू, उसके बाद डिफरेंस, उसके बाद एज ऑन और फॉर द ईयर। पता है आपको सब कुछ? अच्छा, तो ये वाला जरा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इन द बुक्स ऑफ पेरेंट। इन द बुक्स ऑफ पेरेंट, क्योंकि आपस का लोन 0.2 है, इट इज नॉट 1। 0.2 इंटू 110, ये तो हो गई परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, फिर इसके बाद ये इफेक्टिव रेट हो गया, ये कूपन रेट हो गया। P&L में क्या गया होगा? 4 या 3 इशारिया 2, ये आपस की इंटरेस्ट इनकम है। P&L में क्या होगा? 4 या 3 इशारिया 2। P&L में क्या गया होगा पेरेंट के? 4 या 3 इशारिया 2। और कोई गलत? गलत, सारे गलत। 4 का 4/12, 1.7। जी 1.7 कितने लोगों ने निकाल लिया था? 4 का 4/12 P&L में गया होगा। अब सारे सो गए हैं। अच्छा, तो 4 का 4/12 P&L में गया होगा, अलीम भाई ने सही फरमाया। तो ये आपस की इनकम है और एक्सपेंस है। अच्छा, इसमें आगे 2 कॉलम में बनाना चाहता था। 5/12, सही कह रहे हो यार। 8, 9, 10, 11, 12, हाँ सोल्यूशन में 5/12 ही किया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें आगे 2 कॉलम बनाने की अभी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने शायद ओसीआई वाला गेन पेरेंट की किताबों में खुद दिया हुआ था। तो पेरेंट की किताबों में ओसीआई वाला गेन दिया हुआ था उसने, और एसोसिएट की किताबों में भी ओसीआई वाला गेन दिया हुआ था। तो इसलिए फेयर वैल्यूज उसने नहीं दी थी। हालांकि ये फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करें, उसने दी नहीं थी, उसने गेन खुद ही निकाल के दे दिया था। तो इन दोनों की किताबों में तो गेन आ रहा है ओसीआई का। इस गेन का क्या करना है? एक तो इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल हो गया ना, मैंने आपको बताया 1.7 से। इस गेन का क्या करना है? ये आपस का गेन आपको लग रहा है? लग रहा है? ये आपस का गेन आपको लग रहा है? यस। तो इस गेन को भी उल्टा देना था। लेकिन ये तो आपस का गेन नहीं है ना, कोई सब्सिडरी और एसोसिएट की तो हमारी ऐसी डिस्कशन नहीं हुई क्लास में कि ये भी कोई आपस का गेन करते हैं। इनकी तो कोई ट्रांजेक्शन हमने आपस की नहीं पढ़ी क्लास में। कभी क्लास में डिस्कशन हुई सब्सिडरी और एसोसिएट की ट्रांजेक्शन्स की? नहीं नहीं नहीं, या पेरेंट सब्सिडरी से ट्रांजेक्शन कराता था या पेरेंट एसोसिएट से। तो इसलिए इसको आपस का गेन नहीं कहना। तो ये जी पीएल क्या ओसीआई है? ये जो कर रहे हैं इसको करने दें, इसको मत परेशान करें। अच्छा, और इन द एंड बस एक ही एडजस्टमेंट रह गई है, वो ये थी कि एसोसिएट के प्रॉफिट्स को 9/12 करना था। ये कितने लोगों ने किया था? एसोसिएट्स के प्रॉफिट को 9/12 का फैक्टर भी लगाना था। अलीमुर रहमान ने किया था। चलें जी, लीज वाला सवाल। इसमें तो कुछ नहीं है लीज वाले सवाल में डिस्कस करने का। लीज वाले सवाल में फेयर वैल्यू लेसी के केस में इग्नोर करनी थी। अ, ये पेड एन अमाउंट ऑफ 20,000, ये इनिशियल, ये वो थी लीज इंसेंटिव था। लीज इंसेंटिव इसको पहले रेंटल में से माइनस कर देना था। ये डाउन पेमेंट थी। आईडीसी की एंट्री करनी थी, आरओयू डेबिट पेएबल क्रेडिट, और फिर महीने बाद पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। और सीसीएल हैज टू रिटर्न द प्लांट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। और इसकी फ्यूचर वैल्यू की डिस्काउंटिंग कर लेनी थी 10 साल पीछे। और लीज रेंटल्स आर फिक्स्ड फॉर फर्स्ट 5 years in advance and 1,000 for next 5 years in arrears। अब ये फिगर जरा याद कर लें। ये लीज इंसेंटिव है 20 का, ये डाउन पेमेंट है, ये आईडीसी है। आईडीसी को भी छोड़ें, आईडीसी लीज पेमेंट्स में नहीं जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो नहीं लिखा हुआ, पेड अ डिपॉजिट लिखा हुआ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा होता वो तो फिर शायद वापस करना होता, रिसीवेबल टाइप चीज होती। तो सिक्योर द लीज वैसे उसने लिखा हुआ है आगे, एज एन इंसेंटिव टू पेड एंड डिपॉजिट ऑफ 107,000 टू सिक्योर द लीज। ठीक है, आगे उसने कोई रिफंडेबल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ।
तो इसलिए फिर इसको मैंने डाउन पेमेंट ही ले लिया। एज्यूम आप कर देते रिफंडेबल है तो इसको अलग रिसीवेबल बुक कर लेते, फिर इसमें ना डालते। सिक्योरिटी में फिर आगे लिख देते कि ये रिफंडेबल है, फिर कर सकते थे इस तरह भी। चीटिंग है क्या मतलब? नहीं, चीटिंग वाली क्या बात है, लीज सिक्योरिटी है इसलिए डाउन पेमेंट। अगर आप रिफंडेबल एज्यूम देखो, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल उसने नहीं लिखा हुआ ना, तो अगर आप इसको रिफंडेबल कहते हो तो फिर आप रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट इसकी एंट्री अलग से कर देते। अगर आप इसको नॉन रिफंडेबल कहते हो तो फिर ये डाउन पेमेंट के तौर पे चला जाएगा। अच्छा, आगे चले जी। ठीक है, मैं ये नोट भी डाल दूंगा सोल्यूशन में। हाँ, इंसेंटिव की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा चलो, फिलहाल इसको डाउन पेमेंट समझे। ये इंसेंटिव हो गया जी। अच्छा, ये हो गया आईडीसी। आईडीसी को लीज पेमेंट में कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट एसेट की कॉस्ट में जाता है। और ये डीकमीशनिंग हो गई, इसको तो छोड़ो अभी डीकमीशनिंग को। अच्छा, रेंटल जो है वो 1293 के थे। 5 साल तक आपने एडवांस में देने थे, और फिर अगले 5 साल आपने एरियर में देने थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसने 1293 लिया था, और 1293 वाले हाथ, 12 कितने 408 इग्नोर करके 1293 लिया था? अच्छा, किसने 408 कंसिडर करके लिया था? किसने 408 को शामिल करके सवाल किया था? ये जरा हाथ खड़ा करें। ये देखें ना, यहीं से तो पेपर में आपका टाइम जाया हुआ। अब आपने रुपीज इन थाउजेंड में कर देना था, ये 408 तो फिर तो यही करते रहना था पूरे पेपर में। तो 1293 करके इसको चला देना था। अच्छा, इन चीज़ों से टाइम ना जाया करें। अच्छा, अब डिस्काउंटिंग अब इसकी मजे की थी। पहली 5 पेमेंट्स किस्तें, अच्छा नहीं, इसको शायद पढ़ने में टाइम लगाओ। बाकी तो ये पहली किस्त हो गई। और ये पहली किस्त के साथ जो है वो डाउन पेमेंट हो गई। जिन्होंने रिफंडेबल रिसीवेबल डाला वो फिर इधर नहीं आएगा। और ये लीज इंसेंटिव हो गया। ये टोटल आ गया 1380। अच्छा, अब एक अब हमने 5 साल पूरे करने हैं। एडवांस है 1 2 3 4 5। तो ये जी आपके 5 साल पूरे हो गए। 1 2 3 4 5। जब ये 5 साल पूरे हो गए तो ये हो गया एडवांस। अब अब अगले सालों में ना, छठे साल से पेमेंट एरियर्स में है। ये कहानी कुछ ऐसे समझे, 1 2 3 4 5। ये एडवांस में, एडवांस में, एडवांस में, एडवांस में, एडवांस में। 1 2 3 4 5। 5 साल एडवांस में, फिर छठे साल से एरियर में है। इस तरह की कहानी बननी थी। सेम डेट पर लग शो करने का क्या फायदा है, इकट्ठा ही करें। अच्छा, तो इस तरह की कहानी बननी थी। तो ये एक बीच में डेट आई है जो मिस होना था रेंटल। तो ये मैंने डेट डाली है बीच में, 31 5 27 की, जो मिस होना था। यहां से क्लियर हो गया। 5 एडवांस में है, और फिर छठी एरियर में है, और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं भी एरियर में है। तो ये 5 एडवांस में हो गई, 1 2 3 4 5। और फिर 31 मार्च 28 29 30 31 और 32, ये तो जीआरबी है। अच्छा, 32 ये जो है वो एरियर में हो गई। जगह में अप्रैल 22 की लीज 31 मार्च 32 को 10 साल बाद खत्म हो गई। अब करना क्या था, इन 1293 ये वाले जो हैं इनको पीछे बुलाना था। तो इनको तो हम सिंपल क्लास में 4 साल पीछे बुला लेते थे। ये सॉरी, 4 raised to power -4 करके पीछे बुला लेते थे। ये तो यहाँ पे पीछे आ गए डायरेक्ट, raised to power -4 करके। अच्छा, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी उसी डेट पे खड़ा है ना। इसकी डिस्काउंटिंग अब कैसे करनी थी? इनको जब हमने बुलाना था ना, तो ये ना, याद रखिएगा, एक
पीरियड पीछे लाके छोड़ते हैं। ये याद है आप लोगों को बात, ये एक पीरियड पीछे लाके छोड़ते हैं। अब इसके और इसके दरमियान 23, 24, 25, 26, 27 ये 5 साल थे। तो एक तो इनको एनओटी का फैक्टर लगा के, एक तो इनको एनओटी का फैक्टर लगाकर 1 साल पीछे लाना था, और फिर दोबारा इसको सिंपल लगाकर 5 साल पीछे लाना था। ये कितने लोगों ने कर लिया था, कराया हुआ था क्लास में? जी गुड अलीम, जी गुड। और भी स्टूडेंट ने यस लिखा है। और जीआरबी 800 लेनी थी क्योंकि 1000 की उसने गारंटी की थी और एक्सपेक्टेड था 1000 की, उसने गारंटी 10,000 की गारंटी की थी और एक्सपेक्टेड था 9200, यानी 800। लेकिन लेसर ने जो सोची एसेट की वैल्यू वो नहीं देखनी थी, क्योंकि लेसी के एंगल से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए 800 जो है वो उधर चला जाना था। 10,000 और 9200 का डिफरेंस। अच्छा, आगे जी। ये आपकी 8002 की पीवी निकल आई। 8002 किसी को फिगर याद है, निकली थी किसी की? अच्छा, ये 8002 की पीवी निकल आई। ये आपने आईडीसी डाल दी और ये आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिस्टोरेशन डाल दी। 932 थी ना, उसको 10 साल पीछे ले आए। और ये उसकी डिस्काउंटिंग वगैरह है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है। स्प्रे गन्स तो आसान थी, इसकी 5 साल पे लेके जाना था इनको। बाकी लेसर की आईडीसी इग्नोर करनी थी क्योंकि लेसी का सवाल सॉल्व हो रहा था। ठीक है यार, मेरे ख्याल से ये क्लोज है डिस्कशन। और जो आप लोगों ने सवाल रेस किया वो मेरे ख्याल से ठीक है। सॉल्यूशन में शायद मैंने ऐसे किया हुआ है इसको। डिपॉजिट अगर साथ लिखा हुआ है कि सिक्योर लीज करने के लिए, तो इसको रिसीवेबल समझ लेना ही ज्यादा बेहतर था, यानी कि रिफंडेबल। बाकी ठीक है, क्लोज करें। बहरहाल कोई इक्का दुक्का चीजें पेपर में आप लोगों के आगे पीछे होने परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें तो यार आधे से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, ये बात नहीं है, आप मुझे बताएं, गलतियां पता चल गई हैं? हाँ, तो बस गलतियां पता चल गई हैं, हम उनको एड्रेस करें अगली तैयारी के अंदर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम एक और डिस्कशन करेंगे जब आपके मॉक चेक हो जाएंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन में क्या मसले किए हैं। वो मैं फिर 7-8 दिन बाद, 6-7 दिन बाद कहीं अनाउंस कर दूंगा, वेबसाइट के ऊपर लगा दूंगा कौन सा दिन हम डिसाइड करेंगे। ये तो बात गलत है, 40 मार्क्स का अटेम्प्ट ही नहीं किया। इजी मार्क्स तो लिए जा सकते थे। किसने 100% अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन कंप्लीट करने? किसने हर सवाल आधा किया है? अलीम का मैसेज आया है, पूरा किया है। 90 मार्क्स का किया है, 18 का नहीं हुआ। कौन सा सवाल नहीं हुआ? 5 नंबर का रह गया। मैंने कंसोलिडेशन नहीं किया वो, किस वजह से बाकी सवालों पे ज्यादा टाइम दे दिया। कंसोलिडेशन आईएफआरएस दोनों रह गए। देखिए, अगर समझ आ गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा। समझ तो आ गया ना कि चीजों में कहाँ था, क्या था, क्या करना था। IS-12 को मजीद अब वही है, आखिरी 3-4 जो सवाल हैं उनको पास पेपर्स के करो जो किताब में है। इनकम टैक्स पे ज्यादा टाइम लग गया। देखो यार, कंसोलिडेशन में भी थोड़े से मैंने फुटनोट बना के शॉर्टकट्स बताए हैं, बस मेन वर्किंग्स पे रहो।
और लीज में भी पूरा शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं, बस इंस्टॉलमेंट्स को सामने रख के सोच भी सकते थे। मैंने तो वर्किंग में इंस्टॉलमेंट्स, रेट और इंस्टॉलमेंट डाल दी। हाँ, वो सवाल काफी हैं जो रिवीजन के लिए हैं, वो भी कर लो, काफी है। कब का अब टाइम नहीं होगा ना, जितने हैं बस उतने करो, काफी है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दूँ।